ये कहानी गॉड वर्सेस ह्यूमन की है। दरअसल हर 1000 साल बाद सारे गॉड मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि ह्यूमैनिटी को 1000 साल और जीवन देना है या उनको खत्म कर देना है। और इस बार सारे गॉड ने ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए वोट दिया होता है। रीजन क्योंकि ह्यूमैनिटी ने अर्थ को पूरा बर्बाद करके रखा था। ज़्यूस जो कि गॉड ऑफ द कॉस्मोस है, वो फाइनली ह्यूमन को खत्म करने की डिसीजन पे मंजूरी देने वाला होता है कि तभी 13 वेल्करी सिस्टर में से सबसे बड़ी वेल्करी रीडहीने ज़्यूस को रोकती है और वो ज़्यूस से कहती है कि ह्यूमैनिटी को खत्म करने से पहले उनको एक चांस दिया जाए, जो कि है गॉड और ह्यूमन के बीच में 1-on-1 बैटल, जो कि एक तरीके से रैग्नारोक भी है। रैग्नारोक ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर 13 गॉड्स और 13 ह्यूमन लड़ते हैं। जो भी साइड पहले 7 बार जीतती है, अगर गॉड पहले जीतते हैं तो ह्यूमैनिटी खत्म और ह्यूमन जीतते हैं तो उनको 1000 साल और मिलेंगे। ये रीडहीने की गॉड वर्सेस ह्यूमन की बात सुनने के बाद यहाँ पर सारे गॉड उस पे हंसने लगते हैं, क्योंकि गॉड्स को लगता है कि भाई ह्यूमन उनका क्या ही उखाड़ लेंगे। रीडहीने चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि गॉड ह्यूमन से फाइट करने में डरते हैं। ये सुनने के बाद सारे गॉड को हद से ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और रीडहीने का प्लान यहाँ पर भाई कामयाब हो जाता है। ज़्यूस रीडहीने से कहने लगता है कि उसका आइडिया उसको काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो रीडहीने के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और एक दिन सारे गॉड्स अब गॉड वर्सेस ह्यूमन की बैटल के लिए एक्साइटेड थे। ह्यूमन के साइड से 13 ह्यूमन को चुनने का काम रीडहीने करने वाली होती है। इसके बाद हमें वैलहल्ला के एरेना में दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट बैटल होने वाली होती है। गॉड की तरफ से गॉड ऑफ थंडर थॉर होता है और ह्यूमन की तरफ से चाइनीज हीरो में सबसे पावरफुल लू वू होता है। लू वू बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे किसी से भी वो लड़ा उन सबको उसने हरा दिया। अपनी पूरी जिंदगी वो अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को ढूंढता रहा। पूरे चाइना में उसका नाम फैल गया। उसने अपने साम्राज्य को बनाया, उसके फॉलोअर्स बढ़े। 30 साल लगातार अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट न मिलने के बाद लू वू समझ गया कि अर्थ पे उससे स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है और आखिर में बोर होकर उसने अपनी ही जान ले ली। वैसे शायद मैंने बताया नहीं, जितने भी ह्यूमन यहाँ पर फाइट करने के लिए आने वाले हैं वो अलग अलग ईरा से हैं। वो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब वो इस फाइट में शायद से अपने आफ्टर लाइफ से आए हैं। और हाँ, सारे ह्यूमन इस फाइट में जो आएंगे वो अपने पीक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में हैं। सभी गॉड यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमंस और लूबू के सोल्जर्स भी यहाँ पर आए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि आसमान से लूबू के हाथ में एक वेपन आता है। हेमडाल अपने हॉर्न को बजाता है। नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हेमडाल अपने अपोकलिप्स हॉर्न को बजाएगा तब गॉड्स वर्सेस ह्यूमन बैटल द रैग्नारोक शुरू हो जाएगा। थॉर और लूबो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लूबो पहले थॉर पे स्ट्राइक मार देता है, जिसे थॉर अपने हथौड़े से ब्लॉक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि लूबो थॉर को पीछे कर देता है। लूबो फिर से अटैक करता है, थॉर उसे ब्लॉक कर देता है और इस बार थॉर लूबो को पीछे कर देता है। थॉर और लूबो में एक बात बिल्कुल सेम होती है, ये दोनों ही आज तक जितने भी दुश्मनों से लड़े हैं उनको उन्होंने बस एक ही ब्लो में हरा दिया। पहली बार इन दोनों के लिए अपने सामने ऐसा ओपोनेंट आया है जो उनके पहले स्ट्राइक को झेल गया। आगे हम देखते हैं कि थॉर अपने एक तगड़ी मूव को करने लगता है। इस मूव को थॉर ने तब यूज किया था जब एसगार्ड पे जायंट ने अटैक कर दिया था। जायंट सब कुछ तबाह कर रहे थे, कोई भी उनको रोक नहीं पा रहा था। तभी थॉर आके बस एक ही इस मूव से सारे ही जायंट को खत्म कर देता है। इस टेक्निक को बाद में इंस्टेंट किल नाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई थॉर बोरियत में था, मतलब उसकी पूरी जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा दुश्मन उसे नहीं मिला जो उसे टक्कर दे पाए। खैर या प्रेजेंट में हम देखते हैं कि थॉर लूबो पे इंस्टेंट किल टेक्निक से अटैक कर देता है। सबको लग रहा होता है कि लूबो तो खत्म हो गया, लेकिन लूबो को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखने के बाद सभी चौंक जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लूबो थॉर पे ही स्ट्राइक मार देता है। थॉर के बॉडी पे स्लैश लग जाता है, उसका ब्लड बहने लगता है। थॉर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। इस टाइम पे सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश और गॉड काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। ये दोनों अपने मन में बस एक ही बात सोच रहे होते कि काश ये दोनों एक ही इरा में मिलते। लूबो थॉर से कहता है कि वो कमाल का है। थॉर भी उसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा निराशा की बात है कि लूबो बस एक ह्यूमन है। थॉर और लूबो मन में सोच रहे होते कि अगर वो सेम इरा से होते तो पक्का फ्रेंड्स होते। ये दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से फाइट करके बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ पर ज़्यूस को एक बात परेशान कर रही थी कि लूबो का वेपन थॉर के म्योल्नर के सामने टिक कैसे रहा है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन मेड वेपन गॉड के वेपन के सामने एक सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी ज़्यूस रीडहीने को देखता है और वो समझ जाता है कि क्या सीन है। लेकिन रीडहीने भी जानती है कि ह्यूमन का वेपन गॉड के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, इसलिए रैग्नारोक स्टार्ट होने से पहले ही उसने इस प्रॉब्लम का हल निकाल दिया था। वेल्करीज की बॉडी अपने ट्रांसेंडेंस स्किल से वेपन बन सकती
सकती है, जो कि गॉड के वेपन को इक्वली टक्कर दे सकते हैं। लूबू के लिए रेडे ने अपने 13 वैल्किरी सिस्टर में से रैंडग्रिश को चुना होता है। रैंडग्रिश भी खुशी से इसके लिए मान जाती है। रेडे ने यहाँ पर पास्ट में रैंडग्रिश से पूछते कि क्या उसे थॉर के वेपन के सीक्रेट के बारे में पता है। रैंडग्रिश बताती है कि हाँ, थॉर के आयरन ग्लोव्स किसी भी अटैक को मिटा सकते हैं। साथ ही म्योनर कितना पावरफुल है ये तो सभी जानते ही है। रेडे ने रैंडग्रिश से कहती है कि उनको कुछ भी करके थॉर के उन वेपन को ओवरकम करना होगा। यहाँ पर एरेना में भी सबको पता चल गया होता है कि आखिर लूबू के पास का वेपन थॉर के वेपन के सामने टिक्के से पा रहा है। रैंडग्रिश ने लूबू के मेमोरी को एब्जॉर्ब करके उसके लिए एक परफेक्ट वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये जो प्रोसेस है इसे वेलेंडर कहा जाता है। लूबू थॉर के ग्लोव्स पे स्ट्राइक मार देता है और हम देखते हैं कि वो टूटने लगते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग म्योनिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। उसकी हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर को इन जेंट ग्रैपर ग्लोव्स को पहनना पड़ता था और हम देखते हैं कि वही ग्लोव्स यहाँ पर अभी टूट जाता है। सारे गॉड ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लूबू थॉर पे और स्ट्राइक मार के उसे पीछे कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्योनिर बहुत ही ज्यादा हीट होने लगता है और उसके अंदर से दिल धड़कने जैसी आवाज आने लगती है। थॉर म्योनिर के पास आता है। आखिरकार तुम जागे गए हाँ म्योनिर। हम देखते हैं कि म्योनिर टूट जाता है। उसके अंदर से फ्लैश जैसा मटेरियल पल्स होने लगता है। गोली देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कह रही होती है कि आखिर वो क्या है। यहाँ पर ज़ूस बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है कि फाइनली म्योनिर अवेक हो चुका है। जेंट ग्रैपर ग्लोव्स की कहानी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ग्लोव्स थॉर के म्योनिर की पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वो ग्लोव्स म्योनिर के अवेक होने से पहले उसे क्रश करने के लिए थे। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो वो थॉर की फुल पावर को रोकने के लिए थे। थॉर यहाँ पर अपने दूसरे ग्लोव को भी निकाल देता है और म्योनिर को उठा लेता है। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ लूबू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक फेवर है, प्लीज मरना मत। थॉर म्योनिर को चार्ज करके लूबू की तरफ फेंकता है, लेकिन लूबू इसे भी डॉज कर देता है और वो थॉर पे स्ट्राइक मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन म्योनिर फिर से पीछे से लूबू की तरफ आने लगता है। लूबू इस बार भी उसे डॉज कर लेता है। थॉर म्योनिर को पकड़ के लूबू पे गेरोड थॉर हैमर से अटैक कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद सारे गॉड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि रोज रोज भाई कहाँ उनको ये सब कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गई होती है, क्योंकि ये भी जानती है कि थॉर का ये अटैक कोई मजाक नहीं है। इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। सारा एरेना थर थर कांप चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि लूबू ने थॉर के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूबू के दोनों पैर की हड्डियां टूट जाती है। वो अपने घुटनों पे आ जाता है और यकीनन ऐसे हालत में लूबू का फाइट करना ये नामुमकिन है। सारे ह्यूमन की आशा यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूबू का रेड हेयर हॉर्स यहाँ पर आ जाता है। लूबू की आर्मी जो हार मान चुकी थी, उनमें फिर से जोश आ जाता है कि भाई रेड हेयर ने अभी तक हार नहीं मानी है, तो वो लोग कैसे मान सकते हैं। लूबू की आर्मी और ह्यूमन उसे चीयर अप करने लगते हैं। लूबू अपनी पूरी जान लगा के उड़ जाता है और अपने हॉर्स पर बैठ जाता है। रेड हेयर, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान भी दोगे दोस्त? रेड हेयर हाँ कहता है। लूबू थॉर के अराउंड तेजी से घूमने लगता है। वो अपने वेपन के लास्ट टिप को पकड़ लेता है। लूबू अब अपनी सबसे पावरफुल स्ट्राइक मारने के लिए जा रहा होता है, जिसको उसने 1 लाख से भी ज्यादा बार प्रैक्टिस किया था। उस टेक्निक का नाम स्काई ईटर है। यकीनन आज तक उसने ये टेक्निक कभी भी यूज नहीं की। लूबू अपने अल्टीमेट टेक्निक से थॉर पर अटैक कर देता है। थॉर भी सामने रेडी था। इनके अटैक भिड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन आखिर में हमें देखने को मिलता है कि लूबू का वेपन वैनिश हो गया है। रैंडग्रिश मारी जाती है। लूबू का एक हाथ टूट गया था और दूसरा हाथ लगभग खत्म था। लूबू अपने मुंह से दूसरे हाथ को भी उखाड़ फेंकता है। हम देखते हैं कि फाइनली लूबू अब यहाँ पर खुश हो गया होता है। वो मन में कह रहा होता है कि जिंदगी भर जिसकी तलाश उसने की, आखिरकार उसे वो आज मिल ही गया। लूबू मुस्कुरा के थॉर की तरफ जाने लगता है। थॉर अटैक करके लूबू को खत्म कर देता है। हेमडॉल अनाउंसमेंट करता है कि गॉड वर्सेस ह्यूमन के पहले बैटल में गॉड की जीत हुई। सारे ही गॉड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेड हिने को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लूबू की आर्मी भी यहाँ पर लूबू के लिए खुशी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे लूबू अपने आखिरी समय में खुश थे। जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। तभी आगे हम देखते हैं कि लूबू की सारी आर्मी थॉर की तरफ आने लगती है। ये लोग कह रहे होते कि उनके लॉर्ड के बिना उनका वजूद किसी काम का नहीं है। वो भी अपने लॉर्ड के पास जाना चाहते हैं। थॉर भी यहाँ पर कहता है कि ठीक है, उस इंसान के लिए, मेरे फ्रेंड के लिए, लूबू के लिए ये मेरी आखिरी ऑफरिंग होगी। थॉर इस सब को खत्म कर देता है। ये सब यहाँ से टूट के वैनिश हो जाते हैं। ये दोनों वहाँ से निकल चुकी होती है। गोले हृदयनी से पूछ रही होती है कि अब इस सब के बाद लूबू और रैंडग्रिश का क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या? हाँ, ये बैटल सोल्स की थी। एक बार उनकी सोल्स टूट गई तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते, रिबॉर्न नहीं हो सकते। उनको किसी भी तरीके से सेव नहीं किया जा सकता। वो सब अब स्पेस में डस्ट बन चुके हैं। उनके साथ जो हुआ है वो निफरहैम है, द कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ सोल। अब इसके बाद उनका कोई भी वजूद नहीं है। ये सुनने के बाद गोल भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। ये सोच के कि वो अभी अपनी बहन रैंडग्रिश से कभी भी मिल नहीं पाएगी, वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इतने सब कुछ
कुछ होने के बाद भी आप ऐसे शांत कैसे रह सकती है दीदी? क्या आप जरा से भी दुखी नहीं है? हमारे एलिगेंस को फिर से कभी भी नहीं देख पाएंगे। दुखी हूँ? ऐसे एक्ट मत करो। ऐसे एक्ट करोगी तो हम गॉड को कभी भी स्ले नहीं कर पाएंगे। दीदी लेकिन क्या हमें सच में इतनी दूर तक जाने की जरूरत है? रेडी ने कही थी कि इस फाइट से ही सारे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। इतना कह के वो आगे बढ़ जाती है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है। अब सेकंड फाइट होने वाली होती है और सेकंड फाइट में ह्यूमैनिटी की तरफ से हम देखते हैं कि फादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी एडम होता है और उसके खिलाफ ज़्यूस होते हैं। ज़्यूस को सेकंड मैच में देखने के बाद रेडी ने बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एडम की फाइट लॉर्ड शिवा से होने वाली थी, लेकिन ज़्यूस को एडम से लड़ना था तो उसने लॉर्ड शिवा से कह के उनकी बजाय लड़ने के लिए ज़्यूस आ गया। सारे ह्यूमंस में ज़्यूस को एक मामूली बुड्ढा समझ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये बुड्ढा ज़्यूस कैसे हो सकता है, लेकिन तभी ज़्यूस अपने फॉर्म में आता है। एडम की वैलेंडर 13 वैल्क्री में से 7th वाली रेगिनल लाइफ बनने वाली होती है। रेगिनल लाइफ एडम को अपने हाथ को आगे करने को कहती है। ये दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों के दिल एक हो जाते हैं। एडम का वेपन एक नकल डस्टर होता है। ये देखने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक नकल डस्टर वेपन कैसे हो सकता है, लेकिन एडम कहता है कि ये बढ़िया है। खैर इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। ज़्यूस एडम को पंच करता है लेकिन एडम इसे डॉज कर लेता है। ये पंच कोई नॉर्मल पंच नहीं था, ये 0.001 सेकंड अल्ट्रा लाइट स्पीड पंच था। आगे हम देखते हैं कि ज़्यूस इससे भी ज्यादा फास्ट पंच एडम को करने लगता है, लेकिन एडम उन सबको ही डॉज कर रहा होता है। ज़्यूस मीटियोर जैब से पंच करने लगता है। इन पंचेस की स्पीड पहले वालों से भी और भी ज्यादा तेज थी। तभी हम एडम की आंखों में एक पैटर्न देखते हैं। एडम मीटियोर जैब पंचेस को भी डॉज कर रहा होता है। इसके बाद ज़ियोन डिवाइन एक्स से अटैक कर देता है, लेकिन एडम जंप लगा के इसे भी डॉज कर देता है। ये देखने के बाद हर्मिस और एरेस जो कि गॉड ऑफ वॉर है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़्यूस एडम से कहता है कि वो बढ़िया है, लेकिन ऐसे भागने से कुछ नहीं होने वाला। एडम कहता है कि वो ये बात जानता है। तभी एडम सेम ज़्यूस की तरह जंप करने लगता है और सेम ज़्यूस की टेक्निक 0.001 स्पीड वाला पंच एडम ज़्यूस को मार देता है, जिससे ज़्यूस को चोट लग जाती है। ज़्यूस यहाँ पर परेशान हो जाता है कि एडम ने आखिर उसके मुंह को कैसे यूज कर लिया। एडम सारे ज़्यूस ने जो उस पे पंचेस किए थे वो ज़्यूस पे ही लैंड करने लगता है। इस बार अभी ज़्यूस उनको डॉज कर रहा होता है। तभी एडम मीटियोर जैब से भी ज़्यूस पे अटैक कर देता है, जो कि ज़्यूस को हिट हो जाते हैं। बस इतना ही नहीं, एडम डिवाइन एक्स से भी ज़्यूस को हिट कर देता है, जिससे ज़्यूस को तगड़ा डैमेज हो जाता है। सभी ह्यूमन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर रेडिने से हमें पता चलता है कि एडम जो कि फर्स्ट ह्यूमन है, गॉड ने उसे अपनी कॉपी बनाया। एडम के पास डिवाइन रिफ्लेक्शन पावर है, जिससे वो किसी भी गॉड की टेक्निक को इमिट यानी कॉपी कर सकता है। ज़्यूस अपनी एक और टेक्निक को यूज करने लगता है। वो एडम से कहता है कि अब वो इसे भी कॉपी करके दिखाए। ज़्यूस बहुत ही तेजी से एडम के चारों तरफ घूमने लगता है और एडम पे हमला कर देता है, लेकिन एडम इसे भी डॉज कर देता है और तभी एडम ज़्यूस की टेक्निक को कॉपी करके ज़्यूस पर किक मार देता है, जिससे ज़्यूस दूर जाके पटक जाता है। ज़्यूस उड़ जाता है। अब वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा बड़ा करता है। ज़्यूस अब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करने के लिए जा रहा होता है। जब पहले ज़्यूस यंग था और अपने फादर क्रोनोस से लड़ा था, अपने फादर से लड़ते समय ज़्यूस ने अपने फादर से कोई भी हिट न लेके उनको हर बार काउंटर किया और जीता, लेकिन क्रोनोस ने मरने से पहले ज़्यूस को एक बहुत ही भयंकर पंच मारा, जिससे ज़्यूस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया। ज़्यूस ने अपने फादर के उस फाइनल ब्लो को तब सीख लिया। ये पंच टाइम के सारे लॉ को सरपास कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर समय रुक चुका होता है क्योंकि ये पंच समय से परे है। ज़्यूस इससे एडम पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते कि एडम उसको भी कॉपी करके उस अटैक को ज़्यूस पे ही हिट कर देता है। सबके सब यहाँ पर हैरान रह चुके थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन समय के परे होने की वजह से कोई देख नहीं पाया था कि ज़्यूस इसे नीचे क्यों पड़ा है। खैर सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। हेमडाल अनाउंस कर रहा होता है कि गॉड वर्सेस मैन के सेकंड बैटल में ह्यूमन की जीत हो गई है, लेकिन तभी ज़्यूस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अभी नहीं। ज़्यूस अपने सर को सीधा कर लेता है। ज़्यूस उठ जाता है। एडम के इस पंच से ज़्यूस को काफी ज्यादा टोल पड़ चुका था। और ग्रैम्स अपने आप को ज्यादा पुश मत कीजिए। हाँ चलो मान लिया कि तुम्हारी की कोई मजाक तो नहीं है, वो मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ा समझ आ चुका है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी आंखों में मुझे गॉड के लिए कोई भी नफरत नहीं दिख रही है। मुझे एक कारण बताओ कि तुम यहाँ पर गॉड के खिलाफ लड़ने के लिए क्यों आए हो? अब भी पूछ रहे हो? तुम सभी गॉड एकदम इडियट हो। नफरत, रिवेंज, ये कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए
कोई कारण चाहिए क्या? ये सुनने के बाद भाई सारे ह्यूमंस रोने ही लगते हैं। रीड को लगा था कि भाई एडम यहाँ पर आपने कोई रिवेंज या गुस्से की वजह से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, तुमने तो सारे क्राउड को भी अपनी तरफ कर लिया है। मैं एडमिट करता हूँ कि तुम पावरफुल हो। हाँ, मैं ही गधा था, मुझे लगा था कि मैं बस इतने में ही जीत जाऊंगा। हम देखते हैं कि भाई ज़्यूस अपनी बॉडी को क्रश करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ज़्यूस अपने फाइनल फॉर्म एडमास में आता है, जिसे देखने के बाद अभी एडम भी जो अभी तक चिल था वो सतर्क हो जाता है। एरेना में हर ह्यूमन थर थर कांपने लगता है। ये दोनों भी हार्वेज ज़्यूस के बेटे में से एक है। वो कह रहा होता है कि ज़्यूस अभी अपने फाइनल फॉर्म में है, लेकिन मैक्सिमम वो इसमें 12 से 13 मिनट तक ही रह सकते हैं। ज़्यूस एडम पे अटैक कर देते हैं। अब ज़्यूस के मसल पूरे सप्रेस हो चुके थे। उनके मसल के अंदर बस एनर्जी थी। ज़्यूस के इस सीक्रेट टेक्निक में एनर्जी का कलेक्शन है। उस एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़्यूस ऐसे पंचेस करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हम देखते कि एडम इसे भी कॉपी करके ज़्यूस पे ही लैंड करता है। हालांकि इस बार ज़्यूस को कुछ होता नहीं, वो अपने दूसरे हाथ से पंच कर रहा होता है, लेकिन एडम ज़्यूस के पंच करने से पहले ही अपना पंच लैंड कर देता है। आगे हम देखते कि एडम लगातार ज़्यूस पे पंचेस करने लगता है। लगातार एडम पंचेस किए ही जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि एडम की आंखों की एक लिमिट है। लगातार ज़्यूस के पंचेस को डॉज करते हुए उनको ज़्यूस को ही पंच करना, इससे एडम ओवर हिट हो जाता है। रेदई ने भी ये सब कुछ समझ जाती है। उसे ज़्यूस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम के साथ ज़्यूस भी अपने लिमिट पे आ रहा होता है, यानी अब ये बैटल सहन शक्ति का है। हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी पूरी जान लगा के फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि एडम की आंखें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ज़्यूस एडम को हिट करता है, जिससे एडम पीछे हो जाता है। ज़्यूस तुरंत आके एडम को एक और हिट मार देता है। ज़्यूस अभी रुकता नहीं, वो एडम पे लगातार पंचेस मारता है। एडम बस अभी डिफेंस में होता है। सारे ह्यूमंस रोने लगते हैं। वो एडम को अभी रुकने को कह रहे होते हैं। यकीनन इनको पता चल गया होता है कि विनर कौन है। ये अभी एडम को ऐसे इंजर्ड होते हुए नहीं देख पा रहे थे। एडम को एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो मन में कहता है कि मत रो, तुम्हारे फादर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ज़्यूस एडम पे एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन एडम ज़्यूस के सर को पकड़ लेता है और इन्हें दोनों के बीच में एक आखिरी ब्लोज का वार स्टार्ट हो जाता है और काफी देर तक ये चलता है। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि ज़्यूस नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर एडम ऑलरेडी डेड हो चुका था। जब मैं कोलैप्स हो गया था तो मैं ये मर चुका था, लेकिन फिर भी इसने सरेंडर नहीं किया। बस इतना ही नहीं, मरने के बाद भी इसने मुझ पर लगातार पंचेस किए। बच्चे, तुमने इस बूढ़े को जमीन पर बैठा दिया, रिस्पेक्ट है तुम्हारी। अगर ये इंश्योरेंस का बैटल होता तो पक्का आप ही जीत जाते। एडम और वैलकरी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सारे ह्यूमन एडम को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, यहाँ तक ज़्यूस भी एडम को रिस्पेक्ट दिखाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है जहाँ पर गोल बड़ी गुस्से के साथ हिरडेन के पास आती है, लेकिन तभी रिस्ट नाम की वैलकरी गोल को शांत करती है। गोल रिस्ट से कह रही होती है कि दीदी आपने देखा ना, नकल डस्टर टच भी नहीं हुआ तो रेगी लेफ्ट को क्यों मरना पड़ा। रिस्ट बताती है कि वेलेंडर टेक्निक में मैन और वैलकरीज एक हो जाते हैं। उनकी बॉडी बस एक वेपन बन के ट्रांसफॉर्म नहीं होती, उनका नसीब भी एक हो जाता है। ये सुनने के बाद गोल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। रिस्ट उसे शांत होने को कह रही होती है। गोल कहती है कि वो अपनी बहन को गुड बाय भी नहीं कर पाई। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिस्ट भाई गोल को बहुत ही तेजी से पकड़ने लगती है। हम देखते हैं कि रिस्ट अचानक से ही बहुत रेज में आ जाती है और वो कहने लगती है कि इसके लिए वो उन गॉड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सारे वैलकरीज में सिर्फ रिस्ट ऐसी वैलकरी है जिसके पास एक ही बॉडी में दो पावर्स है, एक शांत और एक रेज वाली। खैर गोल भाई जैसे तैसे रिस्ट को नॉर्मल कर देती है, लेकिन यहाँ पर हृदय भी भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी हृदय के मोबाइल पर मैच जाता है कि नेक्स्ट फाइट में पोसाइडन लड़ने वाला है। ये जानने के बाद ये सब के सब बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। पोसाइडन ज़्यूस का बड़ा भाई है, उसे समंदर का ज़्यूस कहा जाता है। हृदय यहाँ पर अभी सोच में पड़ जाती है कि पोसाइडन के खिलाफ लड़ने के लिए आखिर वो किसे भेजे। ऑलरेडी वो 2 राउंड हार चुके हैं, लगातार वो और नहीं हार सकते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो कह रहा होता है कि पोसाइडन के खिलाफ लड़ने के लिए वो जाएगा। ये बंदा कोजिरो सासाकी होता है, जिसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा लूजर नाम से जाना जाता है। आप तो कोजिरो सासाकी हो, फोटो से तो आप बिल्कुल भी अलग दिख रहे हो। आप तो एक बुढ़ाऊ दिख रहे हो। मुझे लगा था कि रैग्नारॉक में जो सोल समन की गई है वो उनके एज और डेथ के बिना अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है। हृदय ने भी कोजिरो को सेम सवाल करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उठते समय उससे एक जार गिर जाता है। लेकिन हम देखते कि कोजिरो उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और मिल्क को पी भी लेता है। ये देखने के बाद हृदय ने समझ जाती है कि कोजिरो जो उसके सामने है अभी उसका वो पीक फॉर्म है। कोजिरो बताता है कि उसको मरे हुए 400 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 400 सालों में उसने अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को इम्प्रूव करना कभी भी नहीं छोड़ा। अभी जो कोजिरो उनके सामने है वो उसके गोल्डन एज है। ये सब कुछ सुनने के बाद हृदय ने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हमें एरेना में दिखाया जाता है जो कि वाटर से भरा हुआ था। हेमडल अनाउंस करता है कि अब 3rd राउंड का मैच स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले ज़्यूस ऑफ वाटर पोसाइडन आता है, उसके बाद कोजिरो ऑरा फार्मिंग करते हुए बोट से आता है। कोजिरो
को देख के सारे ह्यूमन को लग रहा होता है कि भाई ह्यूमन की तरफ से ये बुरा लगेगा। इनको लग रहा होता है कि ह्यूमैनिटी अब तीसरी बार भी हारने वाली है। स्टेडियम में सारे स्वॉर्ड्समैन यकीनन कोजिरो को पहचान जाते हैं। कोजिरो जो लड़ने के लिए आया है उस पे मुसाशी मियामोटो का क्या कहना है। अब ये सभी स्वॉर्ड्समैन ये सुनना चाह रहे होते हैं, लेकिन मुसाशी अभी कुछ भी नहीं कहता। वैसे मुसाशी उन स्वॉर्ड्समैन में से है जिसने कोजिरो से फाइट की थी और यकीनन कोजिरो को हिस्ट्री का सबसे बड़ा लूजर नाम से जाना जाता है। तो मुसाशी का बेटा यहाँ पर उसको मैदान में देख के थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। खैर यहाँ पर कोजिरो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के जमीन पर टच करता है और पोसाइडन के वाटर की सारी वेव शांत हो जाती है। ये देखने के बाद यहाँ पर सबके सब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। मुसाशी अपने बेटे के पास के 5 रिंग्स बुक को फाड़ देता है। वो पूछता है कि डैड आपने ऐसा क्यों किया। उसके डैड बताते हैं कि इसके अभी कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि भाई ये सभी अभी रोने लगते हैं। कोजिरो ने वो हासिल कर लिया है जो कि हर स्वॉर्ड्समैन का एक सपना होता है। कोजिरो ने नंबर 1 अंडर द सन को हासिल कर लिया है। नंबर 1 अंडर द सन ये टाइटल उस स्वॉर्ड्समैन को दिया जाता है जो स्वॉर्ड्समैनशिप के पीक पे पहुंच गया। स्वॉर्ड्समैन में नंबर 1 पर है, उसके ऊपर कोई भी नहीं। पोसाइडन और कोजिरो आमने सामने होते हैं। हमें पोसाइडन के बारे में थोड़ा दिखाया जाता है कि भाई पोसाइडन में कोई भी फीलिंग्स वगैरह नहीं है। उसका मानना यह है कि गॉड को किसी की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सुप्रीम होते हैं और ह्यूमंस को पोसाइडन एक कचरा मानता है। इसके बाद हमें कोजिरो के पास्ट में दिखाया जाता है। बचपन से ही कोजिरो एक लूजर था। वो टोडा नाम के एक डोजो में बस नाम के लिए स्वॉर्ड्समैन की प्रैक्टिस करता था। यहाँ के एक स्वॉर्ड्समैन कागेकासु से कोजिरो कभी भी नहीं जीता। जैसे ही कोजिरो हारने लगता वो कह देता था कि भाई उसने हार मान ली। लेकिन इस डोजो के मास्टर को सेंस हो चुका था कि भाई कोजिरो में कुछ तो बात है। आगे हमें पता चलता है कि कोजिरो का असली टैलेंट नेचर में था। कोजिरो नेचर से सीखता था। नेचर के सीक्रेट में बीस्ट कैसे जीते हैं कोजिरो यह सब कुछ ऑब्जर्व करता था। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर कोजिरो अभी अडल्ट हो चुका था। वो अभी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो चुका था। वो काफी समय बाद डोजो में आया था। कोजिरो का ऐसा देख के भाई सभी के सभी यहाँ पर हैरान हो चुके थे। कोजिकासु कोजिरो से कहता है कि वो उसे फाइट कर ले, लेकिन कोजिरो उसे बताता है कि उसने कागेकासु को अपने हेड में हरा दिया है। कागेकासु को हराने के लिए कोजिरो को अपने हेड में उसके साथ 146 बार लड़ना पड़ा, लेकिन आखिर में कोजिरो ने उसको हरा दिया। कोजिरो यहाँ से निकल रहा होता है। कागेकासु को लग रहा होता है कि भाई आखिर कोजिरो ये क्या मजाक कर रहा है। कागेकासु कोजिरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोजिरो उसके 2 टुकड़े कर देता है। हालांकि ये कोजिरो ने अपने हेड में किया था और कागेकासु को भी ये सेंस हो चुका था। कागेकासु जो कि कोजिरो से कहता है कि वो सरेंडर कर रहा है। आगे कोजिरो मास्टर सेंगेन से कहते हैं कि क्या वो उसके साथ फाइट करेंगे और एक मास्टर हाँ कहते हैं। इसके बाद हमें कई साल बाद दिखाया जाता है। मास्टर सेंगेन कोजिरो से मिलने के लिए आते हैं और अंदर आने के बाद उनको देखने को मिलता है कि कोजिरो ने डोजो के सारे ही स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया था, यहाँ तक मास्टर सेंगेन को भी। मास्टर सेंगेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि कोजिरो ने उनको भी सरपास कर दिया है। इसके बाद कोजिरो अपने एक जर्नी पे निकल पड़ता है जहाँ पर वो हर पावरफुल स्वॉर्ड्समैन से फाइट करता है और हर किसी के साथ वो हारता था, लेकिन यकीनन अपने माइंड में वो उन सबको हराने की प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ पर प्रेजेंट में कोजिरो पोसाइडन पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते कि पोसाइडन उसे खत्म कर देता है। लेकिन एक्चुअली में कोजिरो अपने दिमाग में पोसाइडन से फाइट करा था। वो रास्ता ढूंढ रहा था कि किस तरीके से वो पोसाइडन पे स्ट्राइक मारे। आगे हमें पता चलता है कि कोजिरो ने अपने हेड में 16 बार पोसाइडन पे अटैक किया, लेकिन हर बार वही मारा गया। चाहे कैसे भी मैं उस पे अटैक कर रहा हूँ, लेकिन वही मारा जा रहा हूँ। लगता है कि ये गॉड मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। अब क्या किया जाए। कोजिरो जानता है कि जिस किसी से उसने फाइट की है उसके डोजो के स्वॉर्ड्समैन या बाकी के सभी स्वॉर्ड्समैन वो सभी यहीं पर है और उन सब की टेक्निक भी अभी कोजिरो का पार्ट है। कोजिरो पोसाइडन पे अटैक कर ही देता है। कोजिरो अपने स्वॉर्ड की फुल फोर्स के साथ अटैक किया था, इसलिए स्वॉर्ड को फिर से बैक में स्विंग करना ये नामुमकिन है। पोसाइडन कोजिरो के अटैक को डॉज कर देता है और कोजिरो पे अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे हारों के बाद कोजिरो ने एक ऐसी मूव बना दी होती है जो कि इनर्शिया के लॉ को भी बाईपास कर देती है। फुल स्पीड पे स्विंग होने वाली स्वॉर्ड को कोजिरो सुमेगेशी नाम के अपने एक टेक्निक से बीच में ही वापस स्विंग कर देता है और हम देखते हैं कि इससे पोसाइडन के बाल कट हो जाते हैं। ये देखने के बाद हरमिस जो कि अभी तक केयर फ्री था वो भी हैरान हो जाता है। पोसाइडन फाइनली कोजिरो की तरफ अपनी आंखों से देखने लगता है। तो आखिरकार तुमने मुझे देख लिया बच्चे। वैसे कोजिरो की वैलेंडर रिस्ट बनी होती है। आगे हम देखते हैं कि पोसाइडन आके कोजिरो पे स्ट्राइक मारने लगता है, लेकिन कोजिरो पोसाइडन के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। इतने सालों तक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन से हार
हार के, लेकिन उनको अपने माइंड में हरा के कोजरो ने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया होता है कि वो अपने ओपोनेंट के अटैक के पैटर्न को ही प्रिडिक्ट कर सकता है। जिस मोमेंट में पोसाइडन एरेना में आया था तभी से ही कोजरो ने पोसाइडन के होने वाली हर एक सेकंड के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, फिर पोसाइडन की इमेज बना के उसके साथ अपने माइंड में फाइट किया। बस इतने से ही समय में कोजरो ने पोसाइडन के 1000 से भी ज्यादा पैटर्न को समझ लिया और अभी उसी की वजह से कोजरो पोसाइडन के इन अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। कोजरो अपने ओपोनेंट के हर एक मूव के साथ फ्यूचर में वो कौन सी मूव करेगा ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है। यही उसकी ट्रू पावर है। इस टेक्निक का नाम सेंजू मूसो है। कोजरो पोसाइडन के सारे अटैक को डॉज करके पीछे जाता है। यकीनन सारे गॉड यहाँ पर हैरान रह जाते कि भाई एक ह्यूमन पोसाइडन के अटैक को कैसे डॉज कर रहा है। सारे ह्यूमन को अभी कोजरो पे यकीन हो गया होता है कि भाई कोजरो ओल्ड है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते कि पोसाइडन विसल बजाने लगता है। कोजरो सतर्क हो जाता है। वो प्रिडिक्ट करने लगता है कि पोसाइडन का अगला अटैक क्या होगा। अटैक तो कोजरो ने प्रिडिक्ट कर लिया था लेकिन वो कोजरो ने जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है। कोजरो ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। पोसाइडन कोजरो पे स्लैश मार देता है। क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम मेरे सारे मूव्स को रीड कर सकते हो। लूजर कहीं के। कोजरो उठ जाता है। अभी वो समझ जाता है कि उसे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। गॉड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि पोसाइडन ने कोजरो को हिट मार दिया है। वो सारे पोसाइडन को चीयर अप कर रहे होते हैं लेकिन पोसाइडन उन सभी को गुस्से से देखता है। सारे गॉड्स भाई चुप हो जाते हैं। क्या हुआ? अपने फ्रेंड्स के चेयर्स को तुम ले क्यों नहीं रहे? क्या कहा तुमने? फ्रेंड्स? गॉड्स कोई कांड नहीं रचते। गॉड्स एक दूसरे पे रिलाई नहीं होते। इसे ही गॉड कहते हैं। हम शुरू से ही परफेक्ट बीइंग हैं। हमें फ्रेंड्स की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा तो गॉड ऐसे होते हैं? हाँ, सुनने में तो एकदम बेकार एग्जिस्टेंस लग रहे हो। ये सुनने के बाद पोसाइडन को भाई हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही जंप लगा के जियोना टीरेंट डिमीटर से अटैक कर देता है। कोजरो इसे ब्लॉक करने लगता है। हम देखते कि भाई कोजरो पे तो लगातार टीरेंट्स की बरसात हो गई है। हालांकि कोजरो भी जितना फाइट करता है उतना ही वो इवॉल्व होता है। हम देखते कि वो पोसाइडन के सारे इन अटैक को भी प्रेडिक्ट करके उनको ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन तभी पोसाइडन कोजरो के मुंह को समझ के उसके ब्लाइंड स्पॉट में अटैक कर देता है। कोजरो उसे ब्लॉक कर देता है। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। कोजरो अपने मन में कहता है जितना मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे ही मुझे लग रहा होता है कि मैंने इसे पकड़ लिया, यह जंप लगा के मुझसे दूर होता जाता है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। कोजरो पोसाइडन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुँचने लगता है। कोजरो बहुत ही तेजी से पोसाइडन पे अटैक कर ही देता है। ये देखने के बाद पोसाइडन भी हैरान हो गया था लेकिन वो अटैक को डॉज कर देता है। हालांकि तभी कोजरो अपनी ग्रिप को चेंज करके गेरियो ह्यू टेक्निक से पोसाइडन पे हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी पोसाइडन कोजरो की पहुंच से दूर निकल जाता है। पोसाइडन अपने टीरेंट से कोजरो की वेपन को तोड़ देता है। सारे गॉड को लग रहा था कि कोजरो तो अब हार ही गया। यहाँ तक पोसाइडन को भी लग रहा था कि अभी कोजरो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कोजरो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को लेता है और स्वॉर्ड ग्लो होने लगती है। कोजरो की वॉलेंडर रिस्ट होती है और जैसे कि हमें पता ही है कि रिस्ट एक अकेली ऐसी वेलकरी है जिसके पास एक की बॉडी में 2 पावर्स है। हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड डुअल स्वॉर्ड में बदल जाती है और हर एक स्वॉर्ड में रिस्ट की एक पर्सनालिटी होती है। दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पोसाइडन अटैक कर ही देता है। डुअल स्वॉर्ड से कोजरो पोसाइडन के हर एक मूव को ब्लॉक कर रहा होता है। डुअल स्वॉर्ड से लड़ना ये स्पेशलिटी मुसामोटो की होती है। कोजरो ऑलरेडी इसके साथ भी लड़ चुका है। बस इतना ही नहीं, मरने के बाद भी कोजरो ने अपने माइंड में 1000 बार से भी ज्यादा मुसाशी से फाइट कर रखी थी और अभी वो मुसाशी की टेक्निक में उससे भी आगे है। बस इतना ही नहीं, कोजरो अब यहाँ पर हर एक स्वॉर्ड्समैन की टेक्निक का यूज करके पोसाइडन से लड़ रहा होता है। और आगे हम देखते हैं कि आखिर में कोजरो पोसाइडन पे बहुत ही सारे स्लैशेस मार देता है। हेमडाल और सारे गॉड यहाँ पर हैरान रह जाते हैं कि पोसाइडन जो कि समंदर का जूस है वो आज पहली बार इतना इंजर्ड है, वो भी एक ह्यूमन के हाथों। सारे ह्यूमंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि पोसाइडन फिर से विसल बजने लगता है। पोसाइडन अभी तक अपनी फुल पावर से लड़ ही नहीं रहा था। अभी वो अपने सारे इन बेकार से ट्रिक्स का यूज करने के बजाय सीधा ही फुल पावर के साथ कोजरो पे स्लैश मार देता है। कोजरो तुरंत शिंजू मुसो का यूज करता है लेकिन इस बार पोसाइडन बहुत स्पीड से अटैक कर रहा होता है। कोजरो इसे अवॉइड नहीं कर पा रहा होता। तभी पोसाइडन मेडुसा एलोपा डेमीटर से कोजरो पे हमला कर देता है और ये अटैक भाई हद से ज्यादा स्पीड के होते हैं। कोजरो भी हार नहीं मानता, वो अटैक को ब्लॉक करता रहता है। कोजरो पोसाइडन पे वार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर से पोसाइडन कोजरो की पहुंच से आगे निकल चुका होता है। जब भी कोजरो को लग रहा था कि वो समंदर के आखिर में पहुंच गया है लेकिन समंदर और भी ज्यादा गहरा होता ही जा रहा था। कोजरो अपने मन में कहता है कि क्या मैं बस इतना ही आगे जा सकता हूँ? ऐसा हारना मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं इसका आदी हूँ। तभी हम देखते कि जितनों ने भी अभी तक कोजरो से लड़ा था वो सभी उसको आवाज देने लगते हैं। सारे ह्यूमन जो शुरू में कोजरो को बस लूजर समझ रहे थे वो सभी कोजरो को चीयर अप कर रहे होते हैं। उन सभी की आवाज से कोजरो जाग जाता है। हर बार ये मोमेंट
मोमेंट होता है जहाँ पर कोजिरो हार जाता था। वो कभी अपनी ट्रू स्किल का यूज ही नहीं किया। कोजिरो पोसाइडन के अटैक को ब्लॉक कर ही देता है। इस बार मैं जीतना चाहता हूँ। ये वो मोमेंट था जब कोजिरो की स्वॉर्ड आखिर में समंदर के सबसे नीचे पहुंच गई थी। पोसाइडन फिर से अपना अटैक करता है, लेकिन अब कोजिरो उस लेवल में पहुंच गया है जहाँ पर उसको पोसाइडन के हर एक मूव के बारे में पता है। कोजिरो पोसाइडन के लाइट स्पीड वाले अटैक को हलवे की तरह डॉज करके पोसाइडन के पास आता है और उसके हाथ को काट देता है। पोसाइडन अपने दूसरे हाथ से टीरिन को पकड़ता है और अटैक करने लगता है, लेकिन कोजिरो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। लेकिन भाई पोसाइडन भी हार नहीं मानता। वो अपने मुंह में टीरिन को लेके अटैक करता है। कोजिरो पोसाइडन के सीने में स्लैश मार देता है। पोसाइडन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो मर जाता है और फाइनली ह्यूमंस एक मैच को जीत ही जाते हैं। लेकिन सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और सारे गॉड यहाँ पर दंग रह जाते हैं कि एक ह्यूमन ने एक गॉड को खत्म कर दिया। कोजिरो भी भाई बहुत ही ज्यादा थक गया था, वो नीचे गिरने लगता है। रिच उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हमें जूस और इनको दिखाया जाता है। जूस पिछले मैच में नहीं था क्योंकि एडम के साथ फाइट करके उनकी बैंड बच गई थी, तो वो ट्रीटमेंट लेके आराम कर रहे थे। खैर अब यहाँ पर सभी गॉड्स को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि रैग्नारॉक कोई मजाक नहीं है। ह्यूमंस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पोसाइडन मारा गया। यकीनन इस बात से ज़्यूस और बाकी के सारे ही गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और ज़्यूस ने सोच लिया था कि कैसे भी करके नेक्स्ट राउंड में इनको जीतना ही है। इसके बाद हमें गोल को दिखाया जाता है जो कि रिडेने को ढूंढ रही होती है। तभी उसे देखने को मिलता है कि रिडेने तो हरमेस से बात कर रही है। गोल आके रिडेने से पूछती है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन रिडेने कुछ बताती नहीं। रिडेने भी जानती है कि गॉड्स एक मैच हारने के बाद शांत नहीं बैठेंगे और वो चौथे मैच को किसी भी हालत में जीतना चाहेंगे, इसलिए चौथे मैच में वो किसी पावरफुल गॉड को ही भेजेंगे। गोड सोच रही होती है कि आखिर चौथे मैच में कौन सा गॉड होगा। तभी सामने से हरक्यूलिस आता है और वो इनको बताता है कि चौथे मैच में गॉड की तरफ से वो लड़ने वाला है। हरक्यूलिस को देखते ही गोड उसकी तरफ तेजी से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि भाई हरक्यूलिस एक अच्छा गॉड होता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि लोकी हरक्यूलिस के पास आता है। लोकी भी जानता है कि हरक्यूलिस दिल का बड़ा अच्छा है, तो उसे लग रहा होता है कि गॉड्स की तरफ से उसे लड़ने देना ये सही होगा या नहीं। हरक्यूलिस लोकी को बताता है कि ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना वो इसके खिलाफ है। हालांकि अभी वो रैग्नारॉक में इंटर हो गया है, तो गॉड्स का चैंपियन होने के नाते वो हारेगा भी नहीं और अपनी जीत के बाद मैनकाइंड को कैसे बचाया जाए इसके लिए वो पिटिशन भी करेगा। लोकी भाई कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि हरक्यूलिस किसके साइड में है। हरक्यूलिस निकलने लगता है। वो लोकी को बताता है कि वो हमेशा सच्चाई के साइड में होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हरक्यूलिस का ओपोनेंट ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा किलर जैक द रिपर है। जैक द रिपर के कहने पर एरेना को उसके होम टाउन लंदन की तरह बनाया गया होता है। जैक को देखने के बाद हरक्यूलिस को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये क्यों? लोबो, एडम और कोचरो ये सभी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करने के वर्दी थे। जिस तरह से वो लड़े और भी उससे इम्प्रेस हो गए, तो मुझे इससे क्यों लड़ना होगा। मैनकाइंड भी अभी समझ नहीं पा रही होती कि भाई अभी वो किसको सपोर्ट करे। हमें हरक्यूलिस के बारे में बताया जाता है। हरक्यूलिस पहले एक नॉर्मल सा ह्यूमन था जो कि थीबस नाम के एक सिटी में रहता था। पहले उसका नाम अलेकेडिस था। बचपन से हरक्यूलिस दिल का बहुत ही अच्छा था। वो कभी भी बुराई को सहन नहीं कर पाता था। भले ही वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन हमेशा सच्चाई की तरफ और बुराई का सामना किया करता था। जब भी हरक्यूलिस को चॉइस मिलती थी वो हमेशा हार्ड वाला रास्ता ही चुनता था। आगे काफी साल बाद हरक्यूलिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। 2020 में जब वो वालहला में ह्यूमंस को 1000 साल जिंदगी देनी है या नहीं इस पे मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ पर ह्यूमंस को यकीनन 1000 साल मिल गए होते हैं। लेकिन थीबस में होने वाली इंजस्टिस को देख के कुछ गॉड कह रहे होते हैं कि उस सिटी के ह्यूमंस को सबक सिखाना चाहिए। थीबस ये टेरिटरी एरेस के अंडर आती थी, तो वो वहाँ पर जाने वाला था। आगे हम देखते कि एरेस अपने डिवाइन आर्मी के साथ थीबस में आ गया होता है। वो सारे ह्यूमन से कहता है कि उन्होंने जो कांड यहाँ थीबस में किए हैं आज उसकी सजा सारे ह्यूमन को मिलने वाली है। सारे ह्यूमन यहाँ पर डर चुके होते हैं। यकीनन गॉड से भिड़ना इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अकेला हरक्यूलिस सामने खड़ा हो जाता है। हरक्यूलिस एरेस पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो किक मार के उसे पीछे पटक देता है। लेकिन हरक्यूलिस हार नहीं मानता। वह रुक जा, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। हाँ ऐसी बात है, एक ह्यूमन होने के बावजूद भी तुम्हें काफी दम है। मुझे तुम पसंद आ गए। हमारे सामने झुक जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। गॉड अपने मर्जी से लाइफ को क्रिएट करते हैं और उन पे अपना जजमेंट भी डाल देते हैं। हम ह्यूमंस की लाइफ लिमिटेड होती है, इसलिए हर किसी का जीने का तरीका अलग होता है। कुछ अच्छे कुछ बुरे रास्ते को चुनते हैं। ह्यूमंस हमेशा डाउट में रहते हैं, हम ग्रो कैसे होंगे ये हमेशा हम सीखते रहते हैं। हम हमेशा तुम गॉड्स को प्रे करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर ऐसे विनाश का जजमेंट डाल देना आपको लगता
लगता है कि ये सही है। अगर ऐसी बात है तो मैं ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान पे रिस्क में डाल दूंगा। हम देखते हैं कि हरकुलिस ज्यूस के ब्लड को दिखाता है जो कि इस टाउन के टेम्पल में था। हरकुलिस का इकलौता और बेस्ट फ्रेंड कास्टर उसे रोकने लगता है। कहानी के अकॉर्डिंग अगर एक ट्रू हीरो ज्यूस के ब्लड को पीता है तो वो इमोर्टल बन जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रू हीरो नहीं होगा तो इसके पीते ही वो तुरंत खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरकुलिस ज्यूस के ब्लड को पी लेता है और पीते ही हरकुलिस को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। सबको लग रहा होता है कि हरकुलिस मारा गया और ऐसा आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हरकुलिस उसे रोक देता है। हरकुलिस की पावर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। सभी के सभी यहाँ पर हरकुलिस को देख के हैरान हो जाते हैं। हालांकि इसे डिवाइन सोल्जर को लग रहा होता है कि भाई हरकुलिस तो बस एक मामूली ह्यूमन है, तो वो हरकुलिस पे अटैक कर ही देता है, लेकिन हरकुलिस से एक ही वार में पटक देता है। ये पावर कोई शक की बात ही नहीं है, ये मेरे फादर ज़्यूस की पावर है। सारे डिवाइन सोल्जर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हरकुलिस ने सारे डिवाइन सोल्जर को हरा दिया था। उसने तो एरिस की भी हालत खराब कर दी होती है। एरिस हरकुलिस पे पंच करता है। हरकुलिस सीधा उसे अपने सर से रोकते हुए एरिस के मुंह पे पंच जड़ देता है। दोनों फिर से भिड़ने जाते हैं, लेकिन तभी ज़्यूस आके इनको रोक देते हैं। यकीनन ज़्यूस को सब पता चल गया होता है कि हरकुलिस ने उसके ब्लड को पिया है, फिर भी वो जिंदा है। ज़्यूस हरकुलिस को बताता है कि वो गॉड बनेगा। ये सुनने के बाद सभी के सभी हैरानी हो जाते हैं। क्या मैं और एक गॉड? हाँ, तो मैं यहाँ अर्थ पे छोड़ दिया जाए तो इससे बस दिक्कत ही होगी। साथ में तुम सच्चाई को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, है ना? गॉड बनने के बाद तुम्हारे लिए ये करना परफेक्ट होगा। हरकुलिस गॉड बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो ज़्यूस से एक कंडीशन मांगता है कि वो फिर से कभी भी ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं करेंगे। ज़्यूस कहते हैं कि जब तक ह्यूमन सच्चाई और भलाई के साथ रहते हैं तो वो उनको कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद 4000 साल तक गॉड्स अर्थ के किसी भी मैटर में इंटरफियर नहीं किए। आगे जाके हरकुलिस को ज़्यूस के बेटे का औहदा भी मिल गया। इसके बाद हमें जैक द रिपर के बारे में दिखाया जाता है। जैक बचपन से ही बहुत ही गरीब था। जैक के पास एक आई होती है जिससे वो ह्यूमन के इमोशन को देख पाता था, जैसे रेड कलर मतलब गुस्सा, ब्लू मतलब जैसे खुद को कोई महान समझने वाला। सिर्फ उसके मॉम के अंदर से ही उसको एक गोल्डन लाइट दिखती थी जो कि प्यार और काइंडनेस की थी। लेकिन आगे हमें पता चलता है कि जैक के मॉम को जैक के पहले 5 बच्चे होने वाले थे, लेकिन उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया, सिर्फ जैक को ही जन्म दिया। जैक को खुद भी पता नहीं था कि अपने पापा कौन है। जैक के पापा अमीर थे। उन्होंने जैक की मॉम को वादा किया था कि वो उससे शादी करेंगे, लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर में जैक की मॉम को देखने को मिलता है कि जैक के पापा किसी और लड़की के साथ शादी करने वाले हैं। ये देखने के बाद जैक की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैक अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम अब चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अभी यहाँ जैक को देखने को मिलता है कि जो प्यार उसकी मॉम उसे किया करती थी वो सब कुछ फेक था। जैक की मॉम कह रही होती कि काश वो जैक को जन्म ही नहीं देती। अगर वो जैक के पापा को हासिल नहीं कर पाई तो जैक का उसके पास होना इसका कुछ भी कारण नहीं है। ये सब सुनने के बाद यकीनन जैक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जैक को अपनी मॉम से भी वो गुस्से वाला कलर दिखाई देने लगता है जो कि उसे हर किसी से दिखाई देता है। जैक भाई यहाँ पर पागल हो जाता है। वो अपने मॉम के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस कलर से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पहली बार जैक को पर्पल कलर दिखता है जो कि डर का कलर था। जैक को ये कलर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। हम देखते हैं कि जैक अपनी मॉम को मार देता है। इसके बाद वो अपने डैड के पास भी आता है और उनको भी खत्म कर देता है और यही से हिस्ट्री के सबसे बड़े किलर का जन्म हुआ, जैक द रिपर। हरकुलिस और जैक द रिपर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैक अपने वेलेंडर को निकालता है जो कि एक बड़ी सी सीजर होती है, लेकिन तभी जैक यहाँ से भाग जाता है। ये देखने के बाद हरकुलिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी जैक के पीछे निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि जैक चाय पी रहा होता है। वो हरकुलिस से कहता है कि सर क्या अभी टी पीना चाहेंगे। हरकुलिस जैक पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे सामने एक वार दिख जाता है। हरकुलिस उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस पे काफी सारे वेपन से अटैक हो जाता है, लेकिन हरकुलिस उन सबको काउंटर कर लेता है। बेवकूफ कहीं के, गैरिडो हिल्डी ने तुम्हें बताया नहीं है कि कोई भी ह्यूमन मेड वेपन गॉड्स को एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकते। सर मेरा नेचर ये है कि मैं किसी भी चीज पे यकीन करने से पहले उसे खुद टेस्ट करता हूँ। हरकुलिस जैक पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी जैक एक गन निकाल के फायर करता है। ये एक हुक वाली गन थी। जैक हरकुलिस से दूर हो जाता है, लेकिन तभी हरकुलिस एक बड़ी सी जंप लगा के जैक पे अटैक कर देता है। जैक अटैक को अपने वेलेंडर से ब्लॉक करता है। हालांकि हम देखते हैं कि सीजर यहाँ पर टूट जाती है। जैक हरकुलिस से दूर हो जाता है और अपने जेब से कुछ वेपन निकाल रहा होता है। मैंने तुमसे कहा है ना कि कोई भी ह्यूमन मेड वेपन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जैक नाइफ को हरकुलिस के ऊपर फेंकता है। हरकुलिस बिना फिक्र किए हुए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये नाइफ हरकुलिस को इंजर्ड कर देते हैं। यकीनन ये देखने के बाद सभी के सभी हैरान हो चुके थे। आखिर ये कैसे? हाँ, मैंने कहा था कि वो सीजर्स मेरे वेलेंडर हैं, लेकिन वो एक झूठ था। मैं हैरान हो गया कि अब उस झूठ में इतने आसानी से फंस गए। सर मतलब ये नाइफ तुम्हारे वेलेंडर है? मेरा वेलेंडर ये वेपन प्रोड्यूसिंग पॉकेट है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ये पॉकेट उन
उनके साइज से ज्यादा बड़े वेपन्स नहीं बना सकते। हरकुलिस नाइफ को निकाल देता है। जैक और भी नाइफ को फेंकता है, लेकिन इस बार हरकुलिस अपने वेपन से उनको ब्लॉक कर देता है। हालांकि जैक इन्फिनाइट नाइफ को प्रोड्यूस कर सकता है। वो लगातार ये हरकुलिस पे नाइफ से अटैक कर रहा होता है और कुछ नाइफ हरकुलिस को हिट हो रहे होते हैं, लेकिन आगे हरकुलिस अटैक को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ता है और जैक के करीब आके उस पे अटैक कर देता है। जैक अम्ब्रेला को बना के उसे घुमाता है और हरकुलिस के अटैक को पैरी कर लेता है। हरकुलिस अब होल्ड बैक करना बंद कर देता है। वो अपने नेमियन लियोन स्किल से अटैक कर देता है। हरकुलिस अपने अम्ब्रेला से इस अटैक को भी ब्लॉक करने लगता है, लेकिन अम्ब्रेला टूट जाता है और वो पीछे दीवार पे पटक जाता है। जैक का शोल्डर टूट गया था, लेकिन वो उसे बस थोड़ा सा हिला के फिक्स कर देता है और अपने दोनों पॉकेट का यूज करके वो एक बड़ा सा वेपन बना देता है। जैक हरकुलिस पे अटैक कर देता है, जिसे हरकुलिस आराम से ब्लॉक कर देता है। जैक पीछे जाके अपने वेपन के मोड को चेंज करके हरकुलिस पे वार करता है। हरकुलिस उसे डॉज कर लेता है। जैक फिर से अपना नाइफ से अटैक करना शुरू कर देता है। हरकुलिस उन सबको काउंटर करके जैक पे ही अटैक कर देता है, लेकिन जैक हुक वाली गन का यूज करके हवा में आ जाता है और हरकुलिस पे अटैक करने लगता है। लेकिन जैक चाहे कितने भी अटैक क्यों न करा था, हरकुलिस उसके हर एक अटैक को डॉज और ब्लॉक कर रहा होता है। आगे हरकुलिस जैक के नाइफ को अपने हाथ से ही ब्लॉक करके उस पे अटैक कर देता है, लेकिन जैक अचानक से ही हवा में जंप लगा देता है। एक्चुअली में जैक पियानो वायर की हेल्प से ऐसा कर पा रहा था। जैक ने इस हर जगह पे पियानो वायर को फैला दिया था। तभी जैक अपने नाइफ को ऊपर वायर पे फेंकता है। हम देखते कि इस वायर का यूज करने के बाद वो नाइफ को बहुत ही ज्यादा तेज करके हरकुलिस पे अटैक कर देता है। अटैक्स रैंडमली कहीं से भी हो रही थी, इसलिए हरकुलिस को उनको डॉज या ब्लॉक करना ये मुश्किल हो रहा था। हरकुलिस के लिए भी इतनी ज्यादा इंजरीज को लेना ये ठीक नहीं था। हरकुलिस सारे नाइफ को निकाल देता है। जैक फिर से सामने से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हरकुलिस यहाँ पर हेरकुल एक्सोडस के 6th लेवल गैस समनिंग बाइड का यूज करके जैक के नाइफ को उसी की तरफ कर देता है। जैक अपने क्लोथ का यूज करके नाइफ से बच जाता है, लेकिन एक नाइफ वायर पे भी लग जाता है। वायर टूट जाता है। जैक के पैर में भी एक नाइफ घुस जाता है, साथ ही एक नाइफ उसकी आंख पे भी लग जाता है और जैक के आंख पे जो वॉच थी वो टूट जाती है। तुम अपनी इस ट्रिक से मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। बढ़िया है, इस अपने पैशन को ऐसे ही बरकरार रखना सर। जैक देखता है कि हरकुलिस के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल, कभी ना डगमगाने वाली विल है। उसके पास भी वही कलर है जो उसने सिर्फ अपने मॉम के अंदर देखा था। और भी जैक भाई ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि जब हरकुलिस मरेगा तो उसका कलर कैसा होगा। तभी जैक अचानक से ही एक गाना गाने लगता है। लंदन ब्रिज इज ब्रोकन डाउन, broken down, broken down. London Bridge is broken down, my fair lady. हरकुलिस जैक की बातों को कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। जैक बताता है कि जब वो जीते हैं तो हर पर्सन के इमोशन अलग अलग होते हैं, लेकिन मरते वक्त हर कोई डर के इमोशन में ही होता है और वो डर वाला एक्सप्रेशन देखना जैक को बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन हरकुलिस जैक को बताता है कि भले ही हरकुलिस मर क्यों नहीं रहा हो, लेकिन उसके अंदर से जैक को कोई भी डर वाला इमोशन नहीं दिखने वाला। हरकुलिस जैक पे अटैक कर देता है। जैक पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर देता है। जैक तुरंत नाइफ से हरकुलिस पे वार करता है, लेकिन हरकुलिस उसके सारे ही नाइफ को काट देता है। जैक हुक गन से फिर से भागने लगता है, लेकिन इस बार दीवार ही टूट जाती है। जैक हवा में लटक जाता है। खैर वो ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी नीचे से हरकुलिस बिल्डिंग पे हिट मार देता है। हम देखते हैं कि सारी बिल्डिंग ही नीचे गिरने लगती है। बिल्डिंग एक दूसरे बिल्डिंग पे गिर जाती है, जिसकी वजह से जैक बच जाता है। तभी हरकुलिस 7th लेबर क्रेटन बुल का यूज करके जैक पे अटैक करने वाला होता है। जैक क्लॉक को निकाल के उसे हरकुलिस की तरफ फेंकता है। यकीनन ये एक कोई वेपन नहीं है, तो हरकुलिस इसे अपने हाथ से ब्लॉक करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्लॉक हरकुलिस के हाथ को काट देती है। सभी के सभी ये देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हरकुलिस को समझ आता है कि जैक के असली वेलेंडर उसके ग्लव्स हैं। लोग भी यहाँ पर हैरान हो जाता है कि भाई एक ह्यूमन इतना चालाक है कि उसके ट्रिक्स के बारे में उसे भी पता नहीं चला। जैक के ग्लव्स किसी भी चीज को छूते ही वो डिवाइन ट्रेजर में बदल जाते हैं। अभी तक जैक ने हरकुलिस को बेवकूफ बना के लगातार नाइफ से अटैक किया, ताकि हरकुलिस को पूरा यकीन हो जाए कि उसकी पॉकेट ही उसकी वेलेंडर है। लेकिन जैसे जैक को हरकुलिस को तगड़ा डैमेज देने का मौका मिला, उसने उसे गवाया नहीं। रीड हिल्डे ने ही जैक के लिए इस वेपन का इंतजाम किया था। जैक की वेलेंडर व्लॉक बनने वाली थी। व्लॉक को भी किलर जैक की वेलेंडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैक व्लॉक की मर्जी के बिना ही उसे अपना वेलेंडर बना लेता है। यहाँ लंदन सिटी में जैक जिस भी चीज को टच करता है वो एक डिवाइन वेपन बन जाएगा। हरकुलिस अपने हाथ पे पट्टी लगाता है। जैक को अभी भी हरकुलिस के अंदर गोल्डन कलर ही दिख रहा होता है। इसके लिए
फिर वो हरकुलिस को रिस्पेक्ट दिखाता है। हरकुलिस भी समझ जाता है कि जैक अपनी आंखों से इमोशन को देख सकता है। हरकुलिस अब समझ चुका था कि जैक दिल से बुरा नहीं है, उसकी कंडीशन ने उसे ऐसा किलर बना दिया। हरकुलिस जैक से कहता है कि वो चिंता न करे, वो जैक को अपनी इस निराशा से निकाल ही देगा। ये सुनने के बाद जैक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि भाई हरकुलिस से क्या बात कर रहा है। जैक को यहाँ पर हरकुलिस के अंदर से एक अलग ही कलर दिखाई देने लगता है। इस कलर में कोई भी गुस्सा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे जैक को हार्म पहुँचे। जैक तेरे पर तुम्हें तुम्हारे इन सफरिंग से बचाऊंगा। हरकुलिस अपने वेपन को फेंकता है और हेडिस के हॉर्न को समन करता है। हेडिस के हॉर्न हरकुलिस के साथ मर्ज हो जाते हैं। ये हरकुलिस का आखिरी 12th लेबर फॉर्म होता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है। ये फॉर्म हरकुलिस के अपोनेंट को खा जाते हैं, लेकिन अगर अपोनेंट को टाइम पे नहीं खाया गया तो ये हरकुलिस को ही कंज्यूम कर लेते हैं। हरकुलिस जैक पे अटैक कर देता है। जैक उसे डॉज कर देता है। हम देखते कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जैक टूटे हुए पत्थरों को हरकुलिस पे फेंकता है, लेकिन अब हरकुलिस उनको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। हरकुलिस फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। जैक पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन हरकुलिस रुकता नहीं। वो जैक पे एक और हिट मारने के लिए आता है। जैक नीचे गिरते हुए आयरन प्लेट को डिवाइन वेपन बना देता है। हालांकि हरकुलिस उसे एक हिट में ही तोड़ देता है। हरकुलिस अपने आर्म की पूरी स्ट्रेंथ एक जगह पे लाके हमला कर देता है, लेकिन जैक हरकुलिस के हाथ पे जंप लगा के उसके पीछे चला जाता है। हरकुलिस अब रुकता नहीं, वो फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। जैक गटर के ढक्कन को शील्ड की तरह यूज करता है, हालांकि इसका कोई भी फायदा नहीं होता। ढक्कन टूट जाता है और हरकुलिस जैक पे हिट लैंड कर ही देता है। हालांकि ढक्कन की वजह से अटैक की पावर कम हो गई थी, तो जैक अभी ठीक ही होता है। जैक हुक गन से ऊपर जाने लगता है, लेकिन हरकुलिस आके उसे एक पंच मार देता है। जैक नीचे गिरता है। हम देखते हैं कि जैक के अंदर फेंस घुस जाता है, जिससे यकीनन जैक को काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। जैक नाइफ से फेंस को कट कर देता है और आगे फेंस को निकाल देता है। जैक दर्द से चिल्लाता है और हरकुलिस जैक के पास आता है, लेकिन तभी जैक अपने क्लोथ को निकाल के उसे वेपन में बदल देता है और पीछे की बिल्डिंग को गिरा देता है। जैक हरकुलिस के पास आके उस पे जंप लगाता है और बिल्डिंग के विंडो से दूसरी तरफ निकल जाता है। पूरी बिल्डिंग यहाँ पर हरकुलिस पे गिर जाती है, लेकिन फिर भी हरकुलिस इससे सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हरकुलिस भी अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। हरकुलिस आगे बढ़ता है। जैक नीचे पड़े हुए वुडन से अपने लिए वेपन और शील्ड बना लेता है। जैक पहले अटैक करता है, जिसे हरकुलिस काउंटर कर देता है। हरकुलिस के अटैक को जैक अपनी शील्ड से ब्लॉक कर देता है। इन दोनों के बीच में फिर से स्ट्राइक शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में हरकुलिस जैक की शील्ड को तोड़ देता है। वो उसे हिट मार देता है। जैक दूर पटक जाता है। अब जैक हद से ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। आगे जैक हरकुलिस के अटैक को बस डॉज कर रहा होता है और मौका मिलते ही वो हरकुलिस के ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक कर देता है, लेकिन हरकुलिस को इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। हरकुलिस जैक को पीछे पटक देता है। सबको लग रहा होता है कि जैक खत्म हो गया, लेकिन वो उठ जाता है। जैक लंगड़ाते हुए हरकुलिस के पास आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करते हैं। हरकुलिस अटैक को डॉज करके जैक के सर पे पंच मार देता है। जैक नीचे गिर रहा होता है। हरकुलिस एक आखिरी अटैक करके जैक को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक संभल जाता है और वो अपने ब्लडी हाथों को हरकुलिस के अंदर घुसा देता है। तुम्हारा ब्लड, मुझे लगा था कि तुम अपने इंजरीज को होल्ड कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने ब्लड को अपने ग्लव्स के साथ मिक्स कर दिया और मैंने अपने ब्लड को डिवाइन ट्रेजर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तुम आखिर तक इम्प्रेसिव रहे जैक। अभी मेरे दिल का कलर क्या है? क्या वो चेंज हुआ? मैं हार गया सर। मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। हमेशा ये याद रखना, हर वक्त मैं ह्यूमंस को प्यार करता हूँ। हरकुलिस जैक को गले लगाता है। आगे हम देखते हैं कि हरकुलिस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हेमडाल अनाउंसमेंट कर देता है कि गॉड वर्सेस ह्यूमन के 4th बैटल में ह्यूमंस की जीत हुई। जैक के वेलेंडर बाहर आती है और वो जैक से पूछते हैं कि गॉड को मार के आखिर उसे कैसा फील हो रहा है। जैक यहाँ पर पहली बार अपने जीवन में इमोशनल वाले इमोशन को फील कर रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्या है। वो अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास एक विश मांगने की होती तो मैं ये मांगता कि मैं आपको फिर से देख पाऊँ। हरकुलिस ने जैक से जो वादा किया था अंत तक वो उसे निभाया। जैक के अंदर की ह्यूमैनिटी वाले एहसास को उसने जगाया और जैक को निराशा से मुक्त कर दिया। खैर अब लोग देखते हैं कि वह उसके पूरे बॉडी में तो ब्लड लगा हुआ है। वो यहाँ से जाने लगती है। तुम्हारी वजह से अब मुझे शावर लेना पड़ेगा और हाँ, तुम भी जल्दी से इन्फॉर्मर में जाओ, समझे लिटिल बॉय। इतना कह के व्लॉग यहाँ से निकल जाती है। जैक भी निकल रहा होता है, लेकिन एरेना से बाहर आती है। ह्यूमंस और गॉड दोनों ही उस पे पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन अब जैक को इससे कोई भी गुस्सा नहीं था। बिना अपने आँख के यूज किए भी जैक समझ चुका था कि ह्यूमंस के इमोशंस ऐसे ही होते हैं। जैक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। गोल यहाँ पर हरकुलिस हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इससे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अभी आप खुश हैं कि उस मर्डरर ने हरकुलिस को मार दिया? रीड हिल्ड कुछ भी ना कह के आगे बढ़ती है। वो अपने एक रूम में आती है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि गोल के सामने वो कितनी भी स्ट्रिक्ट दिखती है, लेकिन रियलिटी
में रिडहिल्डे भी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। ह्यूमंस और आज हरक्यूलिस को मारा गया। हम देखते हैं कि रिडहिल्डे अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि देती है। रिडहिल्डे बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि हरक्यूलिस, ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं भी तुम्हारे पास आऊंगी। हरक्यूलिस की डेथ से सारे गॉड यकीनन बहुत ही ज्यादा दुखी थे। ह्यूमंस भी लगातार 2 बार जीत गए। ज़्यूस को वाइस से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद हमें लोकी को एक बगीचे में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी ने बुद्धा को बुलाया होता है। लोकी को पता चल क्या होता है कि वेलुंडर भले ही पावरफुल होते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते कि गॉड को इंजर्ड यहाँ तक उनको स्ले भी कर दे। हालांकि उनको बुद्धा की समावादना टेक्निक से उस लेवल तक पावरफुल बनाया जा सकता है। इसीलिए लोकी बुद्धा से पूछते हैं कि क्या बुद्धा ने ही वेलुंडर को उतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। बुद्धा हाँ कहते हैं। ये सुनते ही लोकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो बुद्धा को खत्म कर देगा। ये दोनों अपने ऑरा को अनलिश करते हैं, लेकिन तब यहाँ पर 7 गॉड ऑफ फॉर्चून आते हैं। ये 7 गॉड भी बुद्धा को ट्रेटर कह रहे होते हैं और वो बुद्धा से कहते हैं कि अब वो उन पे जजमेंट करने वाले हैं, लेकिन बुद्धा भाई इनको जरा सा भी भाव नहीं देते। लोकी भी इनके साथ मिलके बुद्धा के खिलाफ हो जाता है। बुद्धा अपने पावर को अनलिश करते हैं और कहते हैं कि वो अकेले ही उन सभी को निपटा देंगे। बुद्धा के ऑरा को देखने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तभी बुद्धा का साथ देने के लिए कोजरो और दूसरे 2 ह्यूमंस भी यहाँ पर आते हैं। यकीनन कोजरो को देख के ये सभी डर गए होते हैं। कोजरो और ये जो दूसरे ह्यूमन आए होते हैं वो बुद्धा के साइड में थे। अब इन दोनों ग्रुप में फाइट होने वाली होती है। लोकी अटैक कर रहा होता है, लेकिन ये लोकी को रोक के बुद्धा पे अपनी गन से अटैक कर देता है। हालांकि बुद्धा अपनी एक टेक्निक से उस अटैक को डॉज कर देते हैं। ये देखने के बाद ये बंदा पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। आगे इनकी फाइट और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पे बढ़ रही होती है, लेकिन तब यहाँ पर ज़्यूस और ओडिन आके इनको रोक देते हैं। ओडिन अपने ऑरा को फॉर्म करते हुए इन सभी को निकलने को कहते हैं। लोकी और वो 7 गॉड पैनिक हो जाते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। आगे तीनों भी नेक्स्ट मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। ज़्यूस बुद्धा से कहते हैं कि बुद्धा कोई दिक्कत खड़ी ना करे। ये सुन के बुद्धा भाई हंसने लगते हैं। ज़्यूस भी हंस रहा होता है। बुद्धा यहाँ से निकल रहे होते हैं। जाते हुए वो ज़्यूस से कहते हैं कि पूरे हेवन और अर्थ में सिर्फ एक ही है जो बुद्धा को क्या करना है वो बता सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि बुद्धा खुद है। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट मैच के बीच में होने वाला है। गॉड की तरफ से शिवा होते हैं और ह्यूमन की तरफ से जापान का सबसे ताकतवर सुमो रेसलर राइडन होता है। रिडहिल्डे यहाँ पर राइडन के पास आई होती है। वो उसे बताती है कि नेक्स्ट मैच में अब उसे लड़ना है। राइडन पूछता है कि वो किसके साथ मर्ज होने वाला है, मतलब वो अपने वेलुंडर के बारे में पूछ रहा था। रिडहिल्डे थ्रूड नाम की वेलकरी को बुलाती है, जो कि भाई राइडन से भी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। थ्रूड को लग रहा होता है कि उसे देखने के बाद राइडन पूरा हैरान हो चुका होगा, लेकिन थ्रूड को देखते ही राइडन को उससे प्यार हो जाता है। वो थ्रूड से कहता है कि उसे बड़ी वुमन से बहुत ही पसंद है। राइडन थ्रूड के गले ही लग जाता है। थ्रूड कह रहे होते कि राइडन अपने जोक्स बंद कर दे, लेकिन राइडन कहता है कि वो कभी भी जोक्स नहीं करता। भाई थ्रूड भी यहाँ पर राइडन के प्यार में पड़ जाती है। ये देखने के बाद गोल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक थ्रूड ने ऐसे लड़की वाले एक्सप्रेशन नहीं दिखाए थे। वो हमेशा मर्दान ही रहती थी। इसके बाद हमें एरेना में दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले राइडन आता है। उसके बाद यहाँ पर शिवा आते हैं। इनके मैच शुरू होने से पहले हमें राइडन के बारे में थोड़ा बताया जाता है। साल 1767 के जनवरी मंथ में शिराओ प्रोविंस नाम के एक गांव में राइडन का जन्म हुआ था। हालांकि अपने जन्म के 3 साल बाद भी राइडन चल नहीं पाता था। राइडन की मॉम और डैड को इसके पीछे का कारण कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब राइडन की मॉम डैड काम करके घर वापस आते हैं, वो देखते कि राइडन चलने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ा से आगे आने के बाद राइडन की हड्डियाँ टूटने लगती है। राइडन कोई कमजोर नहीं था, न ही उसकी हड्डियाँ कमजोर थी, बल्कि उसकी मसल हद से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। उसकी अंदरूनी मसल्स उसके हड्डियों को कुचल रही थी। उसकी मसल वो कारण था जिसकी वजह से वो चल तक नहीं पाता था। लेकिन कुछ समय बाद वही मसल्स राइडन के बॉडी में 100 लेयर्स बना देती है, जो कि 100 सील्स होती है। इसकी वजह से राइडन अब बाकियों की तरह नॉर्मल चल फिर पा रहा होता है। हालांकि भले ही राइडन नॉर्मल हो गया था, उसकी मसल पावर पे 100 सील्स लगी थी, लेकिन अभी भी वो दूसरे बच्चों से हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। राइडन की ताकत को देखने के बाद दूसरे बच्चे डरने लगे थे। वो उसे मॉन्स्टर कहने लगे। इस सुनने के बाद राइडन बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। एक दिन राइडन अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर वो ऐसा पैदा क्यों हुआ। राइडन की मॉम से बताती है कि राइडन के पास दूसरों से बहुत स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ का यूज करके उसको कमजोरों की मदद करनी है। इसके बाद राइडन अपनी माँ के बताए हुए बात के अनुसार कमजोरों की मदद करते हुए एक काइंड हार्टेड पर्सन के रूप में बड़ा हुआ। गाँव के सारे लोग अब उसे प्यार करते थे। लेकिन 1783 में राइडन जिस गाँव में रहता था, वहाँ का एक वोल्केनो ब्लास्ट हो जाता है। उस सारा गाँव बर्बाद हो जाता है। खाने पीने की इतनी कमी हुई कि कुछ सालों तक लोग बिना
गोलियां खाने की वजह से ही मारे गए। राइडन अपने गांव को छोड़ के एडो नाम के एक गांव में सुमो रेसलर बनने के लिए आया ताकि सुमो रेसलिंग करके अपने गांव को पैसे भेज सके। सुमो रेसलिंग में आते ही सभी ने राइडन की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया। राइडन सुमो रेसलर ओजुकी के अंडर सुमो रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग लिया और आखिर में सुमो रेसलिंग के सारे फंडामेंटल को सीख गया। इसके कुछ ही समय बाद राइडन सुमो रेसलिंग में हर किसी को हरा के नंबर 1 बन गया। चारों तरफ बस राइडन के ही चर्चे थे। राइडन ने बहुत सारे पैसे कमाए, अपने गांव को उसने फिर से जीवनशाली बना दिया। लेकिन एक फाइट में राइडन देखता है कि उसका अपोनेंट उससे बहुत ही ज्यादा डर गया है। ये देखने के बाद राइडन को अपना बचपन का ट्रॉमा याद आता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि राइडन उस अपोनेंट से जानबूझ के हार गया था। इसके बाद से राइडन ने सुमो रेसलिंग में 4 नई टेक्निक बनाई जिससे वो अपने अपोनेंट को बिना हार्म पहुंचाए हरा देता था। सुमो रेसलिंग में राइडन विक्टोरियस बन चुका था। अपने पूरे सुमो रेसलिंग के करियर में राइडन ने टोटल 285 मैचेस खेला। उसमें से 254 में वो जीता, 14 मैच अनडिसाइडेड हुई, 2 मैच टाई, 10 मैचेस में वो हारा यकीनन जानबूझ के और 5 मैचेस नॉकआउट हुई। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं था कि सुमो रेसलिंग का ये किंग अपनी पूरी ताकत का यूज के बिना ही रिटायर हो गया। इसके बाद हमें शिवा के बारे में दिखाया जाता है। बहुत पहले इंडिया में 1000 से भी ज्यादा गॉड एक दूसरे के साथ ही लड़ा करते थे क्योंकि गॉड्स का कोई भी लीडर नहीं था। कोई भी एक सिंगल गॉड इंडिया पे रूल नहीं किया। इसके बाद हमें कैलाश पर्वत पर 2 गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि शिव गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे और दूसरे रुद्रा जो कि गॉड ऑफ टेम्पेस्ट थे। ये दोनों ही गॉड बेस्ट फ्रेंड होते हैं। रुद्रा कड़ी मेहनत करते थे लेकिन शिवा भाई मस्त से चिल रहते थे। शिवा को डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और कई बार तो वो रुद्रा को भी अपने साथ डांस करने के लिए कहा करते थे। लेकिन रुद्रा शिवा के दोस्त है तो वो मना न करके शिवा के साथ डांस किया करते थे। तभी 2 लोग यहाँ पर आके इन दोनों से कहते हैं कि असुरों ने उनके गांव पे अटैक कर दिया है। शिवा और रुद्रा यहाँ आके सारे इन असुरों को निपटा देते हैं। आगे फाइट खत्म होने के बाद रुद्रा शिवा को अपने दिल की बात बताता है कि उसका एक सपना है, उसे इंडिया के टॉप पे खड़ा होना है। उसे देखना है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे वो चीज करनी है जो कि कोई भी इंडियन गॉड नहीं कर पाया है, यानी सबसे ऊपर होना। और इस जर्नी में वो शिवा को भी अपने साथ आने को कहता है और यकीनन शिवा इसके लिए हाँ ही कहते हैं। इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है जहाँ ये दोनों हर गॉड को हरा दी जाते हैं। लोग इन दोनों की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आखिर में 1115 गॉड्स को हराने के बाद ये दोनों इंडिया के टॉप पे खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पर आने के बाद रुद्रा शिवा से कहते हैं कि टॉप पे बस एक ही गॉड खड़ा हो सकता है और वही सबसे पावरफुल होगा। शिवा रुद्रा की बात समझ जाते हैं। उनको ये पता ही होता है कि रुद्रा एक बार जो मन बनाता है वो करके ही रहता है। ये दोनों फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की फाइट की आवाज सारे गॉड्स को सुनाई दे रही होती है। फाइट बहुत ही लंबी चलती है और आखिर में टाइम आ जाता है। शिवा रुद्रा को हिट मार के बार बार झुका रहे होते हैं। वो मन में कह रहे होते हैं कि प्लीज रुद्रा उठना मत, मैं ये और नहीं कर सकता। लेकिन शायद शिवा कितनी बार भी रुद्रा को हिट कर दे वो हर बार उठ जाता था। आखिर में शिवा जानबूझ के हार मान लेते हैं। लेकिन रुद्रा शिवा से कहते हैं कि वो हार मानते हैं। रुद्रा तुम ये क्यों कह रहे हो? शिवा अगर कोई तुमसे फाइट करता है तो तुम्हें भी फाइट खत्म होने तक अपनी पूरी जान लगा के उससे लड़ना होता है। शिवा वो तुम हो जो इंडिया के टॉप पे स्टैंड करेगा। नहीं रुद्रा, लेकिन ये तो तुम्हारा ड्रीम है ना। रुद्रा अपना ये ड्रीम शिवा को पास ऑन कर देता है। आखिर में शिवा भी रुद्रा की बात मान ही लेते हैं। रुद्रा ने जिन गॉड्स को हराया था उन सब का माइट वो शिवा को दे देता है और शिवा को गुड बाय कह के यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह से शिवा गॉड्स के चीफ बन गए। यहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट शुरू होने से पहले राइडन अपनी सुमो सेरेमनी कर लेता है। राइडन बहुत ही तेजी से शिवा को एक किक मार के दूर कर देता है। इसके बाद वो शिवा को पंच मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन शिवा उसके पंच को रोक देते हैं। लेकिन राइडन अपने दूसरे हाथ से शिवा को पंच मार देता है और ये वो शिवा पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारने जा रहा होता है लेकिन शिवा उसे रोक देते हैं। शिवा राइडन के 2 हाथ को पकड़ लेते हैं और अपने दूसरे 2 हाथों से उसके सीने में पंच मार के उसे पीछे पटक देते हैं। राइडन समझ जाता है कि भाई वो शिवा से ऐसे ही नहीं लड़ पाएगा। हम देखते हैं कि राइडन अपनी 100 सील्स को अनसील करने लगता है। उसकी मसल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। यकीनन नॉर्मली अगर राइडन ऐसा करता तो वो अपने मसल से ही मारा जाता, लेकिन राइडर के पास अभी थ्रोड है। 100 सील अनसील होने के बाद थ्रोड उनको नॉर्मलाइज कर रही होती है। अपनी पूरी लाइफ में आज पहली बार राइडन अपने फुल पावर के साथ लड़ने वाला होता है। राइडन शिवा पे अटैक कर देता है। शिवा अपने हाथों से उसके अटैक को रोकने लगते हैं लेकिन अब राइडन का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। शिवा पीछे होने लगते हैं। राइडन रुकता नहीं, वो तेजी से आके शिवा पे लगातार पंचेस करने लगता है। राइडन किक को ओची मोजी टेक्निक का यूज करके शिवा को नीचे पटक देता है। ये सब देखने के बाद राइडन के मास्टर बाकी सब सुमो रेसलर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। राइडन शिवा के सर को पकड़ लेता है। वो अपने सर से शिवा के सर को टक्कर मारने वाला होता है लेकिन शिवा ही राइडन के सर को टक्कर मार देते हैं जिससे राइडन के सर से खून निकलने लगता है। आगे शिवा राइडन को पाम मार के उसके सर पर पंच भी मार देते हैं जिससे राइडन पीछे हो जाता है। अभी शिवा रुकते नहीं, वो तेजी से आके राइडन पे लगातार पंच
कोशिश करने लगते हैं। बहुत सारे स्ट्राइक खाने के बाद राइडन झुक जाता है, लेकिन तभी राइडन शिवा के एक हाथ को पकड़ लेता है। राइडन अपने मसल्स को अपने हाथों में लाके शिवा के हाथ को तोड़ने लगता है। शिवा किक मार के राइडन को दूर कर देते हैं, लेकिन हम देखते कि शिवा का हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। सारे ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। सभी राइडन को चेयर अप कर रहे थे, लेकिन सारे इंडियन गॉड को शिवा पे यकीन था कि वो इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। वो सभी शिवा को चेयर अप करने लगते हैं। उनकी आवाज सुनने के बाद शिवा में फिर से जोश आ जाता है। शिवा राइडन पे अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन एक हाथ क्रश होने की वजह से अभी वो अपने अटैक को परफेक्टली लैंड नहीं कर पा रहे थे। राइडन शिवा के मुंह पे पंच मारता है, लेकिन शिवा तुरंत से राइडन को पंच कर देते हैं, जो कि राइडन अपने हाथों से रोक रहा था। लेकिन राइडन देखता है कि भाई शिवा का पंच अभी हद से ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है। शिवा आके राइडन पे एक स्ट्राइक मार देते हैं। इसके बाद वो राइडन के सर को अपने सर से जोर से टक्कर मारने लगते हैं। हम देखते कि ये रुद्रा भी यहाँ पर शिवा के मैच देखने के लिए आया होता है। यहाँ पर हम देखते कि शिवा अपने वॉर डांस को करने लगते हैं। इसका यूज करके उन्होंने बहुत सारे गॉड्स को हरा दिया था। अभी शिवा की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है। वो बहुत ही तेजी से राइडन की चारों तरफ से लगातार पंचेस करने लगते हैं, लेकिन तभी राइडन अपने मसल्स को अपने हाथों में लाके शिवा के इन अटैक को ब्लॉक करने लगता है। वो शिवा से कहता है कि वो उनके सारे अटैक को झेलेगा। शिवा के अंदर से फायर आने लगती है। शिवा अभी अपने पैर से राइडन के हाथों को नीचे कर देते हैं। इसके बाद वो जंप लगा के राइडन के एक साइड को पूरा जला देते हैं, लेकिन फिर भी राइडन यहाँ पर स्माइल करता है। अभी तक राइडन अपनी पूरी पावर के साथ नहीं लड़ रहा था। राइडन अभी अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुमो टेक्निक ओपन पाम थ्रस्ट का यूज करने लगता है। पहले राइडन अपने मसल्स की पूरी ताकत को अपने पैरों में लाके एक जंप लगाता है, और शिवा के पास आने के बाद वो तुरंत ही सारी मसल्स की पावर को अपने हाथ में लाके शिवा पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इससे शिवा के 2 हाथ टूट जाते हैं। सारे गॉड्स राइडन की पावर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ हम देखते हैं कि शिवा उठ जाते हैं। तभी राइडन की बॉडी के अंदर मसल फटने की आवाज आने लगती है। राइडन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। राइडन ने जो अभी टेक्निक का यूज किया था, इससे उसकी मसल्स बहुत ही तेजी से मूव होती हैं। इससे राइडन के बॉडी पे भयंकर स्ट्रेन पड़ रहा होता है। थ्रोट का सुपर मस्कुलर एक्सोस्केलेटन सुमो बेल्ट की वजह से राइडन अभी मुश्किल से खड़ा हो रहा था। अगर थ्रोट नहीं होती तो राइडन के अंदर के मसल्स पूरे फट जाते और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। थ्रोट के होने के बाद भी दर्द कोई मामूली नहीं था। ये हैरानी की बात है कि राइडन अपने पैरों पे खड़ा है। राइडन थ्रोट से कहता है कि वो उसके मसल्स को और भी ज्यादा तेजी से मूव करे। थ्रोट कहती है कि क्या राइडन पागल हो गया है क्या? और वो ऐसा करते हैं तो राइडन की बॉडी के टुकड़े भी हो सकते हैं। राइडन को भी इसके बारे में पता था, लेकिन वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो मरे या फिर उसके साथ जो भी हो, लेकिन इस बार वो अपने पूरे माइट के साथ सुमो करना चाहता है। इस आखिरी बैटल के लिए वो अपनी पूरी जान लगाना चाहता है। थ्रोट भी इसके लिए आखिरकार मानी जाती है। यहाँ शिवा देखते हैं कि रुद्रा भी यहाँ पर आया है। शिवा अपने चेस्ट में हाथ घुसाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी इस पावर को कभी यूज नहीं किया। शिवा की बॉडी रेड हो जाती है। उनके बॉडी से फायर आने लगता है। शिवा अपने टांडू का यूज करने लगते हैं। ये दोनों ही अब अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। लगातार एक दूसरे पे हिट लैंड करने के बाद फाइनली राइडन फिर से वो पाम वाली टेक्निक को यूज करने लगता है। वो अपनी सारी मसल पावर को हाथ में लाके शिवा पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार शिवा अपने पैर से उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राइडन नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने फुल माइट के साथ सुमो रेसलिंग कर पाया। मैंने अपनी सारी एनर्जी को यूज कर लिया है। मुझे अभी कोई भी रिग्रेट नहीं है। ये सुनने के बाद शिवा हैरान हो जाते हैं। राइडन थ्रोट से कह रहा होता है कि वो उसके बॉडी से निकल जाए। ऐसा करने से थ्रोट बच जाएगी, राइडन मारा जाएगा और ये मैच खत्म हो जाएगी। लेकिन थ्रोट कहते हैं कि उसने अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस किया था कि जिस इंसान से वो प्यार करेगी वो उसके साथ मरते दम तक रहेगी। थ्रोट की साइज की वजह से आज तक कोई भी इंसान उसे प्यार नहीं किया। राइडन वो पहला था जिसको उसे देखते ही प्यार हो गया था। राइडन शिवा से कहता है कि उनके साथ फाइट करके सच में उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सच में तुम कमाल के इंसान हो। शिवा राइडन को किक मार के खत्म कर देते हैं। आखिर तक भी तुम अपने घुटने पे नहीं आए। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार करना चाहिए ह्यूमन। नहीं, मेरा मतलब राइडन। शिवा भी आखिर में राइडन को रिस्पेक्ट दिखा के यहाँ से निकल जाते हैं। राइडन और थ्रोट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और गॉड वर्सेस ह्यूमन के 5वें राउंड में गॉड्स की जीत हो जाती है। इसके बाद हमें रेड हिल्डे को दिखाया जाता है। यकीनन सबके सामने वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, पर जब भी ह्यूमैनिटी की हार होती है रेड हिल्डे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हमें ज्यूस और बुद्धा को दिखाया जाता है। यार ज्यूस बुद्धा से कह रहे होते कि नेक्स्ट मैच में गॉड की तरफ से बुद्धा लड़े। बुद्धा ज्यूस को गले लगाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम एंजॉय करोगे। आगे रैग्नारॉक की 6th बैटल अनाउंस हो जाती है। हेमडाल सबको बताता है कि गॉड की तरफ से बुद्धा है। ये सुनने के बाद सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब बुद्धा भी उनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एरेना में आने के बाद बुद्धा हेमडाल के हॉर्न को लेके अनाउंस करते हैं कि वो ह्यूमैनिटी की तरफ से लड़ेंगे। ये सुनने के बाद यकीनन सारे गॉड बुद्धा
पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बुद्धा हेमडाल के हॉर्न को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर गॉड्स ह्यूमैनिटी को नहीं बचा सकते तो वो बचाएंगे और कोई भी उनके रास्ते में आएगा तो वो उसको खत्म कर देंगे। गोल यहाँ पूरी तरीके से हैरान थी कि भाई बुद्धा ह्यूमैनिटी की तरफ से लड़ रहे हैं। वो इसके बारे में रीडेहिल्डे से पूछती है, लेकिन गोल देखती है कि रीडेहिल्डे तो बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। ये देख के गोल समझ जाती है कि रीडेहिल्डे को ऑलरेडी पता था कि बुद्धा ह्यूमंस की साइड से लड़ेंगे। मैच स्टार्ट होने से पहले बुद्धा रीडेहिल्डे से मिले थे और उन्होंने उसे कहा था कि वो ह्यूमैनिटी की साइड से लड़ने वाले हैं। रैग्नारोक शुरू होने से पहले ही रीडेहिल्डे ने बुद्धा से समाधान टेक्निक सीख ली थी। इससे बुद्धा समझ गए थे कि रीडेहिल्डे बहुत ही पहले से रैग्नारोक की तैयारी कर रही है। रीडेहिल्डे भी जानती थी कि पूरे वैल्हला में गॉड्स को सबसे ज्यादा हेट कोई और नहीं बल्कि बुद्धा ही करते हैं, इसलिए उसे यकीन था कि बुद्धा ह्यूमैनिटी की साइड से ही लड़ेंगे। रीडेहिल्डे यहाँ पर गोल को बताती कि बुद्धा किसी से ऑर्डर नहीं लेते। पूरे हेवन और अर्थ में वो अपने अलावा किसी और की नहीं सुनते। यहाँ एरेना में ज़्यूस आता है। यकीनन उसको बुद्धा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन रैग्नारोक के रूल के हिसाब से एक गॉड एक बार ही रैग्नारोक में फाइट कर सकता है, वो फिर से नहीं लड़ सकता। सच कहूँ तो मुझे फिर से लड़ने का बड़ा मन कर रहा है, तो आजा, मैं तुमसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। खैर ज़्यूस बुद्धा को बताते हैं कि बुद्धा की फाइट किन से होने वाली है ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। हम देखते हैं कि आसमान से एक शिप यहाँ पर आती है और इस शिप के अंदर कोई और नहीं, ये 7 गॉड ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आते हैं। ये बुद्धा से लड़ने वाले होते हैं, लेकिन यकीनन रैग्नारोक के रूल्स के अकॉर्डिंग बैटल 1-on-1 है। हम देखते हैं कि ये 7 गॉड एक बॉडी में जाने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि ये कभी 7 गॉड थे ही नहीं, ये एक ही गॉड था जिसने अपने आप को 7 हिस्सों में बांट दिया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ीरोफोको आ जाता है। ज़ीरोफोको अपने बॉडी से एक वेपन को निकलता है और पता नहीं क्या कारण है, लेकिन ज़ीरोफोको बुद्धा से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। रीडेहिल्डे से हमें पता चलता है कि ज़ीरोफोको पहले एक अच्छा गॉड था जो कि हर तरफ फॉर्चून को फैलाता था, लेकिन निराशा ने ज़ीरोफोको को बदल दिया। हमें बुद्धा के बारे में बताया जाता है। बुद्धा एक किंग के घर सुख के साथ पैदा हुए थे। इनका नाम सिद्धार्थ गौतम है। यकीनन एक प्रिंस होने के नाते बुद्धा को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। बुद्धा शुरू से ही बहुत ही ज्यादा दिल के कायरड थे। वो अपनी प्रजा को समय समय पर खाना वगैरह बांटते थे। एक दिन बुद्धा अपने चचेरे भाई जाटका से मिलते हैं, जिनको की एक डिसीज था। उस बीमारी की वजह से उनकी जल्द ही डेथ होने वाली थी। जाटका सिद्धार्था को बताते हैं कि एक किंग के तौर पर जाटका ने अपनी प्रजा की जितनी हो सके उतनी मदद की, लेकिन अब जब जाटका को महसूस होने लगा है कि उनका आखिरी समय आ रहा है, तो वो सोच रहे थे कि आखिर वो किसके लिए जिए। नदी कहाँ पर बहती है, स्काई कहाँ तक जाता है, गरीब लोगों को दिया हुआ खाना उसका टेस्ट क्या होता है। जाटका इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सिद्धार्था अभी जाटका की बातों को कुछ समझ नहीं पाते। समय बीतता है और हमें देखने को मिलता है कि एक दिन जाटका की डेथ हो जाती है। सिद्धार्थ जब जाटका के अंतिम संस्कार में जा रहे होते हैं, तभी सारे लोग जाटका के दुख में रो रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ के साथ वाला एक ओल्ड मैन उन सबको देख के कह रहा होता है कि शायद से जाटका एक हैप्पी किंग थे। ये सुनते ही सिद्धार्थ को जाटका की बात याद आती है कि आखिर वो किन के लिए जिए, क्या वो खुश भी थे, उनकी असली खुशी किस में थी, वो तो वो कभी देख नहीं पाए। बुद्धा को यहाँ पर ह्यूमैनिटी के दुख, दर्द, पीड़ा, सुख इन सब के बारे में समझ आ जाती है। यहाँ पर वो इनलाइटेड हो जाते हैं। आगे हम देखते कि सिद्धार्था जाटका की बॉडी को उठा लेते हैं। यकीनन सिद्धार्था के फादर उसे कह रहे होते हैं कि वो ये क्या कर रहा है। पुजारी कह रहा होता है कि सिद्धार्था ऐसा ना करे वरना गॉड्स उस पे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन अभी सिद्धार्था किसी की भी नहीं सुनते। वो बताते हैं कि जाटका को किसी की प्रेयर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली फॉर्चून अंदर से आता है। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्था जाटका की बॉडी को रिवर में छोड़ देते हैं। इसके बाद सिद्धार्था अपने घर, परिवार, महल सब कुछ छोड़ देते हैं। वो अपने पाथ पर निकल पड़ते हैं और यहाँ पर भी उनको देखने को मिलता है कि लोग कुछ हासिल करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि उनको करने की जरूरत नहीं है। तो बुद्धा उनको सही दिशा दिखा देते हैं। एक बार कुछ लोग एक लड़की को गॉड को ऑफर कर रहे होते हैं। बुद्धा आके लड़की को उठा लेते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि वो लड़की गॉड का सैक्रिफाइस है, गॉड उस पर गुस्सा हो जाएंगे। बुद्धा कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो खुशी से गॉड से भी फाइट कर लेंगे। इसके बाद हमें ज़ीरोफोको के बारे में बताया जाता है। बहुत पहले एशिया में गॉड और ह्यूमंस एक दूसरे के बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे, बल्कि कुछ गॉड तो यहाँ तक मॉर्टल रेल्म यानी अर्थ में ही रहा करते थे। ज़ीरोफोको उन्हीं गॉड में से एक था जो कि अर्थ में ही रहता था। वो दिल का बहुत ही अच्छा गॉड था। सब में खुशी बांटना उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन जब एक गांव में वो आया था, उसे देखने को मिलता है कि यहाँ के ह्यूमंस बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे थे। ज़ीरोफोको ये सब कुछ देख नहीं पाया। वो अपनी पावर से यहाँ पर एक बच्चे को जिसे सीने में दर्द हो रहा था उसे ठीक कर लेता है। ये देखने के बाद यकीनन सारे गाँव वाले ज़ीरोफोको को थैंक्स कहने लगते हैं। ज़ीरोफोको भी बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसने उस लड़के के मिस फॉर्चून को दूर कर दिया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट था। ज़ीरोफोको एक्चुअली उसकी सफरिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे ठीक किया होता है। ज़ीरोफोको मैनकाइंड को खुश देखना चाहता था, इसलिए वो लगातार सभी की मिस फॉर्चून को एब्जॉर्ब करता रहा। और कुछ महीने बाद हमें देखने को मिलता है कि लोगों का मिस फॉर्चून जो ज़ीरोफोको ने एब्जॉर्ब किया था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उससे ज़ीरोफोको
को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा, लेकिन ह्यूमन खुश है, इससे जीरो फुकी बहुत खुश था। आगे जीरो फुकू बहुत ही लंबे समय के बाद इधर आता है और यहाँ का नजारा देखने के बाद वो हैरान हो चुका था। वो देखता है कि यहाँ पर लोग तो अभी बहुत ही ज्यादा अय्याश हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि जितना मिस फॉर्चून उसने लोगों से कंज्यूम किया है, जितना लोग फ्री हुए हैं, उतने वो लालची बन चुके हैं। जिस बच्चे को जीरो फुकू ने बचाया था अब वो बड़ा हो गया था और वो जीरो फुकू को भाई अभी बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट करता है। यहाँ तक कोई भी ह्यूमन अभी जीरो फुकू की रिस्पेक्ट नहीं करते। जीरो फुकू कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन तभी बुद्धा यहाँ पर आते हैं। जीरो देखता है कि बुद्धा को कई लोग फॉलो कर रहे हैं और वो सभी दिल से बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर भले ही वो गरीब थे, जीरो बुद्धा को रोकता है और पूछता है कि उसके आसपास जो ह्यूमंस है वो इतने खुश क्यों हैं? उसने तो सारे लोगों का दर्द अपने अंदर ले लिया, लेकिन उसके ह्यूमन जरा से भी खुश नहीं है और वो बेकार बन चुके हैं। बुद्धा जीरो को बताते हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी दूसरे को फोर्सफुली खुश नहीं कर सकता, क्योंकि खुशी हर इंसान के अंदर से आती है। बुद्धा को जो फॉलो कर रहे थे, बुद्धा ने उनको कहा था कि अगर उनको खुशी चाहिए तो उस खुशी को हासिल करने का रास्ता बुद्धा उनको बताएंगे, लेकिन उनको खुद ही उस रास्ते पे चलना है। ये सुनने के बाद जीरो ने जिन ह्यूमंस का दर्द लिया था वो भी बुद्धा को नमन करने लगते हैं। ये देख के जीरो फुकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए यहाँ से भाग जाता है। जीरो को यहाँ पर बुद्धा से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। उन ह्यूमंस को मुझे वर्शिप करना चाहिए, लेकिन वो उस आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिर ये क्यों हो रहा है? गुस्से में हम देखते हैं कि जीरो फुकू एक मिस फॉर्चून गॉड ही बन जाता है। जीरो फुकू अब उन सारे ह्यूमन को खत्म करने का सोच लेता है जिनके अंदर लालच, कमंड, लस्ट, गुस्सा, जलन, लोभ, आलस है। यहाँ पर कुछ ह्यूमंस आते हैं। जीरो फुकू को देखने के बाद उनको वो डीमन लगता है और वो लोग भागने लगते हैं। जीरो फुकू एक वुमेन का पीछा करने लगता है। वुमेन सामने खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कि इसके पास इसका बच्चा था। बच्चे को देखने के बाद जीरो फुकू अपने आप पे जरा कंट्रोल लाता है और यहाँ पर वो अपने आप को 7 गॉड ऑफ फॉर्चून में बदल लेता है। यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबके सामने बुद्धा ने जो उसका मजाक बनाया था उसकी वजह से अब वो यहाँ पर बुद्धा को पनिशमेंट देने वाला है। लेकिन तभी बुद्धा अचानक से ही जीरो फुकी को हिट मार देता है। जीरो फुकी को भाई तगड़ा दर्द होने लगता है। तभी वो अपने एक्स से बुद्धा पे अटैक करता है, लेकिन बुद्धा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देते हैं। ये कैसे हुआ? लेकिन मैंने देखा था कि तुम्हें वो हिट लग गया था। जीरो फुकू लगातार बुद्धा पे अटैक करने लगता है, लेकिन बुद्धा उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। मैं उसको हिट क्यों नहीं कर पा रहा? मिस फॉर्चून। हम देखते कि ये कहते हैं जीरो फुकी के एक्स पे आंखें आने लगती है। हमें पता चलता है कि जीरो फुकी की मिस फॉर्चून को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब जितना ये सफरिंग में आएगी उतनी ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसीलिए इस एक्स को कैटास्ट्रोफी कहा जाता है। जीरो फुकू तेजी से बुद्धा पे अटैक करने लगता है। बुद्धा उसे डॉज कर देते हैं, लेकिन जितनी बार भी बुद्धा ऐसे डॉज कर रहे हैं जीरो फुकू के लिए उतना ये अनफॉर्चुनेट होता जा रहा है। यानी बुद्धा के डॉज करने के बाद कैटास्ट्रोफी एक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। लेकिन बुद्धा के पास भी एक पावरफुल टेक्निक होती है। बुद्धा फ्यूचर में देख सकते हैं। सिर्फ बुद्धा जो कि इनलाइटेड वन है वही इसे हासिल कर पाए हैं। ये सम्यक संबंधी आलिया वंजना है। जीरो फुकू के अटैक से पहले ही बुद्धा को पता होता है कि अटैक कैसे होने वाला है, इसलिए वो ऑलरेडी उसे डॉज कर लेते हैं। ऐसे अटैक को डॉज करना बंद करो और मेरे साथ लड़ो बुद्धा। बुद्धा जीरो फुकू को हिट मार देते हैं। जीरो फुकू फिर से अटैक करता है, लेकिन बुद्धा उसे डॉज कर देते हैं। बुद्धा जीरो फुकू को बता देते हैं कि भाई वो उसके अटैक को पहले से ही देख सकते हैं। ये सुन के जीरो फुकू हैरानी हो जाता है। वो कहता है कि ये तो चीटिंग है। बार बार बुद्धा पे अटैक करके जीरो फुकू का मिसफॉर्चून बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि अब वो एक भयंकर अटैक कर देता है। बुद्धा ने अटैक को ऑलरेडी नोटिस कर दिया था। ये एक ऐसा अटैक होने वाला है जिसे बुद्धा डॉज नहीं कर सकते। हमें देखने को मिलता है कि जीरो फुकू अपने एक्स को बहुत ही ज्यादा बड़ी बना के बुद्धा पे अटैक कर देता है। बुद्धा के सम्यक संबंधी वंजना टेक्निक इसमें एक फ्लो है। जिस मोमेंट में बुद्धा को पता चलता है कि आने वाला फ्यूचर को चेंज नहीं किया जा सकता, ये टेक्निक की पावर उस समय किसी काम की नहीं होती। खैर, लेकिन बुद्धा के पास बस यही एक टेक्निक नहीं है। बुद्धा अपने 6 रियल्म टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं। जीरो फुकू का अटैक बुद्धा पे लैंड हो जाता है। सभी बस हैरान थे कि अब आगे क्या होगा। बुद्धा यहाँ अपने स्टाफ ऑफ 6 रियल्म फ्रॉम असुरा रियल्म अवलोकितेश्वरा को एक्टिवेट कर देते हैं। हम देखते कि बुद्धा का स्टाफ एक शील्ड में बदल जाता है। बुद्धा ने जीरो फुकू के अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। हिल्डे से हमें पता चलता है कि बुद्धा के पास स्टाफ ऑफ 6 रियल्म है। 6 दुनियाएं जहाँ पर ह्यूमन रीइनकार्नेट होते हैं उनको अवलोकितेश्वरा गार्ड करते हैं। उन सारे 6 रियल्म की पावर बुद्धा के पास है। बुद्धा के पास जो वेपन है वो बुद्धा के इमोशन के अनुसार रिस्पॉन्स करके अपनी फॉर्म को चेंज करता है। बुद्धा जीरो फुकू के एक्स को दूर कर देते हैं, लेकिन जीरो फुकू अपने एक्स की फॉर्म को चेंज करके अटैक करने लगता है। बुद्धा भी अपने स्टाफ को रियल्म 2 में चेंज करके जीरो
फुकी के अटैक को डॉज करके उसे हिट मार देते हैं। जीरो फुको उठ जाता है, वो फिर से अपने वेपन के फॉर्म को चेंज कर देता है। बुद्धा भी यहाँ पर रेल्म 1X ऑफ लोकापाला का यूज करते हैं। ये दोनों फिर से भिड़ जाते हैं, लेकिन यकीनन फोरसाइट की वजह से बुद्धा जीरो फुकू के सारे अटैक को डॉज करके उसे स्लैश मार देते हैं। जीरो फुकू का मिस फॉर्चून और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसका वेपन फिर से चेंज हो जाता है। जीरो फुकू अटैक कर देता है। बुद्धा रेल्म 3 के वेपन का यूज करके जीरो फुकी के वेपन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि जीरो फुकी की एक्स पहले फॉर्म में आ जाती है। सारे ह्यूमंस बुद्धा को चेयर अप करे होते हैं, यहाँ तक गॉड्स को भी बुद्धा भाई बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहे होते हैं। बुद्धा के लिए लोगों की चेयर अप सुनने के बाद जीरो फुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर कोई उस पे ध्यान क्यों नहीं देता। तभी बुद्धा जीरो फुकी से कहते हैं कि हम अपने आप के लॉर्ड होते हैं, हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। लेकिन जीरो फुकी को बुद्धा की बात बिल्कुल बकवास लगती है। वो फिर से बुद्धा पे अटैक करता है। बुद्धा उसे कहते हैं कि जीरो फुकू उसे काफी पसंद आया। ये सुनने के बाद जीरो फुकू बहुत ही हैरानी हो जाता है। मैं तुम्हें अच्छा लगा, हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्या बकवास है। तभी बुद्धा को देखने के बाद जीरो फुकू समझ जाता है कि भाई वो बुद्धा की तरह बनना चाहता था। वो चाहता था कि सभी उसे प्यार करे। हम देखते हैं कि कैटास्ट्रोफी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बुद्धा भी अपने वेपन को फेंक देते हैं और कहते हैं कि अब वो फिस्ट से फाइट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे पे काफी पंचेस ब्लॉक करते हैं। हम देखते हैं कि फाइनली जो खुशी जीरो फुकू को चाहिए थी वो उसे मिल जाती है। अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश था। बुद्धा जीरो फुकी को एक पंच मार देते हैं। हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है। आगे जीरो फुकी के अंदर से वो सारा मिस फॉर्चून निकल जाता है। जीरो फुकू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं फिर से यकीन करूंगा, मैं अपने आप से प्यार करना सीखूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीरो फुकू के पास जो हॉर्न होते हैं वो उसके सर में घुस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो फुकी के अंदर से तो ड्रैगन निकलते हैं और उसको घेर लेते हैं। आगे यहाँ पर एक जैसी चीज में से कोई बाहर आता है। बुद्धा पैनिक हो गए होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। इस मोमेंट में बुद्धा को कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, कौन हो तुम और जीरो फुकू कहाँ पर है। वो जा चुका है, अब वो इस दुनिया में पे भी नहीं है। मेरा नाम पापियस है। अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने पावर को ट्राई करना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि ये आखिर पापियस कौन है। तभी यहाँ पर हेडिस आता है। वो सबको बताता है कि पापियस हेलहेम का एक डीमन है। सारे माइथोलॉजीज में दुनिया 3 प्लेन से बनी है। पहला गॉड्स और सोल्स की दुनिया वेलहेला, क्रिएचर और ह्यूमंस की दुनिया मिडगार्ड यानी अर्थ, और आखिर में हेल्स जो डीमन और अंडरग्राउंड से जाना जाता है। हेलहेम में एक एंशिएंट कहानी है। जब सबसे ब्राइटेस्ट लाइट सबसे डार्केस्ट शैडो से मिलती है तो हेल के हॉर्न्स एक इटर्नल डार्कनेस को जन्म देंगे, जिसे द डेविल किंग ऑफ सिक्स्थ हेवन पापियस कहा जाता है। यहाँ तक मैंने खुद भी इसे पहले कभी भी नहीं देखा। खैर मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि वेलहेला का गॉड पापियस कैसे बन गया। यहाँ पापियस बुद्धा पे अटैक कर देता है। बुद्धा उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद पापियस लगातार बुद्धा पे अटैक करने लगता है। बुद्धा उनको ब्लॉक करे होते हैं। पापियस के अंदर से कोई भी लाइट नहीं थी, वो पूरा डार्कनेस था। इसकी वजह से बुद्धा उसके फ्यूचर को नहीं देख पा रहे होते। रेड हिल्डे से हमें पता चलता है कि बुद्धा के सम्यक संबंधी आलिया व्यंजना सोल्स के फ्लक्चुएशन को देख सकती है। सोल के ग्लो को देखने के बाद बुद्धा उसके फ्यूचर में होने वाले मूव को देख लेते हैं। लेकिन पापियस की सोल में एक कतरा भी लाइट नहीं होती, तो बुद्धा उनके फ्यूचर के मूव को नहीं देख पा रहे होते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक्स होती हैं। आगे हम देखते हैं कि बुद्धा पापियस को किक मार के पीछे आ जाते हैं। पापियस अभी अपनी फुल पावर के साथ लड़ने का सोच लेता है। वो पैंडामोनियम का यूज करके बुद्धा पे अटैक कर देता है। बुद्धा अपने स्टाफ को 6 रेलम शील्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पापियस का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो बुद्धा की शील्ड को तोड़ देता है। बुद्धा बच गए थे, लेकिन उनकी आंख डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो भी आगे हम देखते हैं कि पापियस अपने हाथ को वेपन में चेंज करके बुद्धा पे अटैक कर देता है। बुद्धा वेपन को चेंज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। दोनों के बीच में लगातार बहुत सारी स्ट्राइक्स होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि पापियस बुद्धा को ओवर पावर कर रहा होता है। पापियस के पावर को देखने के बाद एरिस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हेडिस बता दे कि पापियस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने आधे हेलहेम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कोई नॉर्मल गॉड उसके सामने टिक नहीं सकता। ये सुन के एरिस तो भाई और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हेडिस बताते हैं कि आधे हेलहेम को डिस्ट्रॉय करने के बाद अचानक से पापियस गायब हो गया था। ये तब की बात थी जब हेडिस हेलहेम पे रूल नहीं किया करता था। हेडिस को लगता था कि ये सब बस एक कहानी है। तो आखिरकार पापियस यहाँ पर कर क्या रहा है? इसका बस एक ही कारण हो सकता है जो मैं समझ पा रहा हूँ। किसी ने पापियस के फ्रेगमेंट को ऑब्टेन किया, उसे किसी मेथड से कल्टीवेट किया और एक सीड की तरह बना दिया। उस सीड को उसने जीरो फुगी की बॉडी के अंदर प्लांट कर दिया। बस एक ही गॉड है जो ऐसा कर सकता है। हम देखते कि ये सब बिल्ज़ेबब ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया था। बुद्धा पापियस के अटैक को काउंटर करके उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पापियस उसे डॉज करके बुद्धा के पैर पर स्लैश मार देते हैं। बुद्धा पीछे हो जाते
हैं। हमारी फाइट यहाँ पर खत्म हो जाती है। तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अपने जजमेंट को एक्सेप्ट करो। तुम अभी भी उसे जजमेंट का रोना लगाए बैठे हो। हाँ जीरो फुकू, तुम वहाँ पर कहीं पे हो है ना? हाँ मैंने बहुत पहले ही उसे निकल लिया था। एक थर्ड रेट का डीटी होने के बावजूद भी उसने मुझे काफी ज्यादा नरिशमेंट दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। ये सब कुछ सुनने के बाद बुद्धा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेते हैं कि अब वो पापियस को खत्म कर देंगे। बुद्धा का स्टाफ उनके इमोशन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन अभी जो बुद्धा को फील हो रहा था वो था गुस्सा। बुद्धा का वेपन 5th रैम 1000 पाउंड्स ऑफ अवलोकितेश्वरा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये वो फॉर्म है जो बुद्धा ने भी कभी देखा नहीं था। बुद्धा पापियस पे अटैक कर देते हैं। पापियस उसे ब्लॉक कर देते हैं। बुद्धा पापियस को पीछे कर रहे होते हैं। बुद्धा फिर से अटैक कर देते हैं। पापियस अपने हाथ से ही अटैक को रोक देता है, लेकिन हम देखते कि उसने बुद्धा के अंदर अपने वेपन को घुसा दिया होता है। कोई आखिरी शब्द कहना चाहोगे? बुद्धा आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि गॉड ह्यूमैनिटी को नहीं बचाते हैं तो मैं बचाऊंगा, और मेरे सामने कोई भी आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। बुद्धा पापियस के हाथ को काट रहे होते हैं। पापियस भी देखने के बाद हैरान हो जाता है। पापियस बुद्धा को किक मार के पीछे कर देता है। बुद्धा उठ जाते हैं। पापियस यहाँ पर पूरा हैरान हो जाता है कि बुद्धा को अपने पेट में इतना गहरा घाव लगा है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कैसे कर गए। पापियस अपने मन में कह रहा होता है कि क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डेथ को भी टाल दिया। ओए, लगता है कि तुम डर गए। डर और मैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? नामुमकिन। बुद्धा भाई पापियस पे हंसने लगते हैं। ये देखने के बाद पापियस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैं सही था, आखिरकार तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। क्या कहा तुमने? मैं और कमजोर? हाँ, तुम जीरो फुकू से भी बहुत ही कमजोर हो। पापियस आके बुद्धा पे अटैक करता है। बुद्धा अपने स्टाफ से उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। बुद्धा भाई यहाँ पर डेड को अलाइव करने वाली स्पेल को काश कर रहे होते हैं। पापियस बुद्धा को पीछे कर देता है, लेकिन बुद्धा अभी भी खड़े होते हैं। ये देखने के बाद पापियस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि आखिर इतने भयंकर अटैक के बाद भी बुद्धा अपने पैरों पर खड़े कैसे हो सकता है। बुद्धा पापियस को आने को कहता है। पापियस और भी ज्यादा डर जाता है। वो मन में कहता है, मेरे जैसा अल्टीमेट बीइंग, आखिर ये कैसे? नामुमकिन। मैं इस इमोशन को कैसे फील कर सकता हूँ? पापियस अपने हाथ को उखाड़ के उससे वेपन बनाता है। बुद्धा अटैक करते हैं। पापियस अपने होमा नाम की एक टेक्निक का यूज करके बुद्धा के वेपन को तोड़ देता है। बुद्धा की स्टाफ नॉर्मल हो जाती है। पापियस अटैक कर देता है। बुद्धा स्टाफ से उसे ब्लॉक करते हैं, लेकिन स्टाफ टूट जाती है। बुद्धा पीछे गिर जाते हैं। तभी बुद्धा को अपने साइड में कुछ फील होता है। बुद्धा उठ जाते हैं। तुम एक बच्चे हो, तुम अपनी कमजोरी को कभी देख ही नहीं पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम सेल्फिश या इमेच्योर हो। अपने फ्लॉज को ओवरकम करने की तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुम कभी भी यंग मेच्योरिटी से अपने फ्लॉज को ओवरकम करने की तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुम कभी भी यंग मेच्योरिटी से गुजरे नहीं, और यही तुम्हें कमजोर बनाता है। हम देखते हैं कि बुद्धा ने जीरो फुकू की कैटास्ट्रॉफी को उठा लिया होता है। बुद्धा अपनी समावर्तन टेक्निक का यूज करके जीरो फुकू के वेपन को अपना वेलुंडर बना देते हैं। जो वेपन कैटास्ट्रॉफी था वो बुद्धा के समावर्तना से एक अलग ही एंटिटी बन गया होता है। एक ऐसा ऑल पावरफुल अल्टीमेट डिवाइन वेपन जिसे सिर्फ बुद्धा ही बना सकते हैं। हम देखते हैं कि बुद्धा ने ये महापरिनिर्वाणा जीरो सॉर्ड बना दी होती है। उसे देखने के बाद पापियस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। बिल्सबब भी ये सब देख के हैरान रह जाता है। अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। पापियस बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो मन में कह रहा होता है कि आखिर ये इंसान पर क्यों नहीं रहा? आखिर ये डर क्यों नहीं रहा? आखिर ये मेरी तरफ देख के ऐसे हंस क्यों रहा है? क्यों क्यों अभी भी ये फाइट कैसे कर पा रहा है? जरा अपने आप को देखो, तुम कितने डर चुके हो। बुद्धा पापियस को स्लैश मार देते हैं। पापियस फिर से अपना डिवाइन पनिशमेंट वाला अटैक करता है। बुद्धा उसे ब्लॉक कर देते हैं। बुद्धा भी काफी ज्यादा घायल थे, लेकिन फिर भी वो पापियस के अटैक को पैरी करके उसको स्लैश मार देते हैं। पापियस फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन बुद्धा अपनी फ्यूचर साइट वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं और पापियस के अटैक को डॉज करने लगते हैं। यकीनन जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धा पहले पापियस के फ्यूचर मूव को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो पूरा डार्कनेस से भरा था। लेकिन अभी पापियस में डर का इमोशन आने की वजह से उसके अंदर से भी फ्लक्चुएशन आने लगी है। पापियस यहाँ पर परेशान हो जाता है कि भाई वो बुद्धा को हिट क्यों नहीं कर पा रहा। पापियस अपनी पूरी जान लगा के बुद्धा पे अटैक करता है। उसे देखने को मिलता है कि बुद्धा स्लैश हो चुके हैं। वो बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन वो बुद्धा की भाई आफ्टर इमेज होती है। हम देखते हैं कि बुद्धा तो ऑलरेडी साइड में जा चुके थे। बुद्धा महापरिनिर्वाणा से पापियस को स्लैश मार देते हैं और पापियस यहाँ पर खत्म हो जाता है। सारे ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और गॉड्स भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। पापियस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
है। तभी बुद्धा को जीरोफू को दिखाई देता है। वो बुद्धा की तरफ मुस्कुरा के अपने साथ फॉर्म के साथ यहाँ से निकल जाता है। बुद्धा कहता है कि वो उससे मिलने के लिए जरूर आएंगे। हेमडाल अनाउंस करता है कि भाई ह्यूमन वर्सेस गॉड के 6th राउंड में ह्यूमैनिटी की जीत हुई है। सारे ह्यूमंस जिनकी जीरोफू ने हेल्प की थी अब वो उसे वर्शिप करने लगते हैं। आगे बुद्धा को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद हमें बेल्ज़ेबब को दिखाया जाता है। ओडिन इसके पास आते हैं। ये मेरा एम्बिशन है, मैं नहीं चाहता कि मेरे एम्बिशन में कोई भी इंटरफेयर करे। आपका एम्बिशन, हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगा। यहाँ पर ज़्यूस को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अभी 3 मैच गॉड और 3 मैच ह्यूमन जीत चुके थे। ज़्यूस को कुछ भी करके नेक्स्ट मैच जीतना था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किसी गॉड को भेजेंगे। लेकिन तभी हेडिस कहता है कि नेक्स्ट मैच में वो जाएगा। ये सुनने के बाद सभी के सभी हैरान हो जाता है। पोसाइडन मारा गया, इससे हेडिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। मैं अपने भाई पोसाइडन का अवेंज लूंगा। यहाँ पर इन दोनों को भी न्यूज मिल चुकी होती है कि नेक्स्ट मैच में हेडिस आने वाले हैं। गोल्डबाई यहाँ पर परेशान हो जाती है कि आखिर हेल के किंग से कौन लड़ेगा। एक किंग से एक किंग ही लड़ सकता है, बस यही इंसान है जो हेल के किंग को हरा सकता है। इसे द किंग ऑफ द बिगनिंग से जाना चाहता है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैच किंग शी हुआंग वर्सेस हेडिस की है। तो आज के पार्ट में बस इतना है। नेक्स्ट पार्ट यकीनन बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगा। बस आप लोग वीडियो को हेल्प कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए